अध्याय 91। अजीब उल्कापिंड लोहा। भाई झाओ, अगर आप कुछ साझा करना चाहते हैं तो कृपया बेझिझक कहें, शी म्यू ने बोलते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यह ब्लेड बेजोड़ है, जहाँ तक इसकी तीक्ष्णता या सामग्री की गुणवत्ता का सवाल है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यह ब्लेड इतना भारी क्यों है ना? दरअसल ये ब्लेड इतना भारी है कि एक योद्धा भी, जिसे जन्मजात शक्ति प्राप्त हो, इसे नहीं चला सकता, झाओ पिंग ने कहा। ये शब्द सुनते ही शी म्यू की आंखें चमक उठीं। उसने कुछ नहीं कहा, हालांकि उसके मन में एक सवाल कौंध गया। तलवार कला की तरह ब्लेड कला अपनी चपलता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध नहीं थी, ये तेज चाल और विविधताओं पर निर्भर थी। इसलिए एक अत्यधिक भारी ब्लेड एक साधारण योद्धा के लिए फायदे की बजाय नुकसानदेह था, जो उसे चपलता से नहीं चला सकता था। शिमू जैसे कुछ ही शक्तिशाली योद्धा थे जो असाधारण शक्ति के साथ पैदा हुए थे। ये योद्धा आकर्षण जादू की मदद से अपनी शक्ति को और बढ़ा सकते थे। मुझे उल्कापिंड जैसे लोहे के इस टुकड़े की खोज करके बहुत खुशी हुई, इसलिए मैंने इसे एक ब्लेड में ढालने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन एक बात है जिसका मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया है। मुझे डर है कि भाईशी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। जब ये हथियार गढ़ा गया था तो इसका वजन सिर्फ 50 किलोग्राम या उससे थोड़ा ज्यादा था, झाओ पिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। केवल 50 किलोग्राम? शे म्यू आश्चर्यचकित था। जब मैंने ये ब्लेड बनाया था तो मेरा इसे तुरंत बेचने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन एक अजीब बात हुई, इस ब्लेड का वजन बढ़ता ही गया। एक महीने में इसका वजन अपने मूल वजन से लगभग दोगुना हो गया। दूसरे महीने के अंत तक इसका वजन 50 किलो बढ़ गया था, झाओ पिंग ने आह भरते हुए समझाया। क्या यह अजीब बात सचमुच घटित हुई थी? शे म्यू ने पूछा। उसे इस कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह एक अटल सत्य है। तब से इसका वजन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन धीमी गति से। अभी इसका वजन 250 किलोग्राम है। भविष्य में इसके और भारी होने की उम्मीद है। इतना भारी हो जाने के कारण कोई भी इस हथियार को नहीं चला सकता, इसलिए ये दुकान में पड़ा है। अनचाहा, झाओ पिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। ये हैरान करने वाला है। इसके बढ़ते वजन का कारण इसकी सामग्री की गुणवत्ता होगी, उल्कापिंड जैसा लोहा, शी म्यू ने कहा। बिना किसी कारण के ब्लेड का भारी हो जाना अभूतपूर्व था, लेकिन झाओ पिंग के हाव भाव देखकर यह कहानी झूठी नहीं लग रही थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने कुछ विशेषज्ञों से इस ब्लेड की जांच करने को कहा था, लेकिन कोई भी इस सामग्री को पहचान नहीं पाया। अगर भाईशी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि यह ब्लेड अब से भी ज्यादा भारी हो सकता है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे ले लें, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। फिर भी मुझे ये ब्लेड बेचकर खुशी होगी, झाओ पिंग ने आह भरते हुए कहा। अच्छा, ये ब्लेड इतना रहस्यमय है कि मैं इसे पाना चाहता हूँ। क्या मैं इसकी कीमत पूछ सकता हूँ? शी ने कुछ देर सोचा, फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा। उसे लग रहा था कि स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला में उसकी प्रगति के साथ उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी, इसलिए उसे ब्लेड के बढ़ते वजन की जरा भी चिंता नहीं थी। झाओ पिंग एक पल के लिए झिझका, फिर उसने 5 उंगलियां उठाईं। 50,000 चांदी? पूछते हुए शे म्यू की भौहें सिकुड़ गईं। ये 5 लाख चांदी है। ये बात सुनते ही शे म्यू का चेहरा पीला पड़ गया। भाई शी, मैं कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं मांग रहा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इस ब्लेड को बनाने में मैंने अनगिनत कीमती चीजें खर्च की हैं। मैंने कुछ कीमती पत्थर और ऐसी चीजें भी इस्तेमाल की हैं जो सिर्फ जादुई हथियारों में इस्तेमाल होती हैं। ये 5 लाख चांदी के सिक्के मुश्किल से इसकी कीमत चुका पाएंगे। झाओ पिंग ने शी म्यू के चेहरे पर आए बदलाव को नोटिस किया, इसलिए उसने कुछ और स्पष्टीकरण दिए। हालांकि उनके शब्द शे म्यू की सिकुड़ी हुई भौहों को शांत करने में असफल रहे। शी म्यू के पास अपनी सारी दौलत मिलाकर भी लगभग 4 लाख चांदी के सिक्के ही थे। शायद 1 लाख चांदी की कमी को पूरा करने के लिए उसे कोई काम करना ही होगा, क्योंकि यह कोई मामूली रकम नहीं थी। इस काले ब्लेड ने उसे हर तरह से संतुष्ट कर दिया था। हालांकि इस हथियार को खरीदने के लिए अपनी सारी दौलत खर्च करना अतार्किक था। ऐसा क्यों ना हो, अगर आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो आप 60% राशि दे सकते हैं। बाकी राशि के लिए आपको मेरे लिए कुछ जादुई ताबीज बनाने होंगे, फिर ये राशि संतुलित हो जाएगी। क्या कहते हैं? झाओ पिंग ने शी म्यू की झिझक देखी। अचानक उसे एक विचार सूझा। फिर उसने ये सुझाव दिया। अच्छा, यह विचार तो अच्छा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि भाई झाओ मुझसे किस तरह के जादुई ताबीज बनवाना चाहते हैं। शी म्यू की आंखें चमक उठीं और उसने सिर हिलाया। भाई शी, जरा रुको। झाओ पिंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह जल्दी से मुड़ा और अंदर वाले कमरे में वापस चला गया। वह एक सफेद कागज लेकर लौटा और शी म्यू को दे दिया। ठीक है, तो फिर ये तय हो गया। शे म्यू ने सामग्री पर एक सरसरी नजर डाली और सहमति में सिर हिलाया। भाई शी, कृपया निश्चिंत रहें, मैं इन ताबीजों को बनाने के लिए सामग्री पहुंचाने के लिए किसी को भेज दूंगा। झाओ पिंग को बहुत खुशी हुई जब उसने देखा कि सब कुछ सुचारू रूप से हो गया है। शी म्यू ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी कमीज से 3 लाख चांदी के नोट निकाले और झाओ पिंग को दे दिए। ओह, वैसे भाई झाओ, आपने बताया था कि आपने इस ब्लेड को बनाने के लिए किसी जादुई सामग्री का इस्तेमाल किया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं इस पर कुछ जादुई अक्षर लिखकर इसे एक असली जादुई हथियार में बदल सकता हूँ। शी म्यू ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा। शी म्यू को जादुई हथियारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, हालांकि उसे द सीक्रेट बुक ऑफ चार्म मैजिक में कुछ हथियार जरूर मिले थे।
वह जानता था कि कुछ हथियार जादुई हथियारों में बदल सकते हैं जब उनमें कुछ जादुई पात्र जोड़ दिए जाएं। फिर इन हथियारों को जादुई शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। नतीजतन वे किसी भी साधारण हथियार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी हथियार पर अग्नि तत्व के जादुई अक्षर अंकित हों तो वह घूमती हुई लपटें उगल सकता था। इसलिए जादुई हथियारों में सामान्य हथियारों की तुलना में अविश्वसनीय शक्ति होती थी। हालांकि सभी हथियारों को जादुई हथियार में नहीं बदला जा सकता था। इसकी वजह साफ थी, एक साधारण हथियार को जादुई हथियार बनाने के लिए बेहद उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की जरूरत होती थी। एक साधारण हथियार जादुई शक्तियों का सामना नहीं कर सकता था। ऐसा कहा जाता था कि कुछ रहस्यमयी हथियार किसी भी जादुई हथियार से कहीं बेहतर होते थे। वे दैवीय शक्ति के दायरे में आते थे, यहाँ तक कि उनकी अपनी बुद्धि भी होती थी। ये भी कहा जाता था कि आत्माओं के औजारों से भी ऊपर एक भयंकर और गूढ़ अस्तित्व है। लेकिन ये शी म्यू की पहुंच से बहुत दूर था। मैंने एक बार इस बारे में सोचा था। ये सच है कि मुझे जादुई हथियार बनाने के तरीके पता हैं। बदकिस्मती से ये ब्लेड गड़ने के बाद और भी ठोस हो गया, इसलिए कोई साधारण लौ इसे सूंघ नहीं सकती थी। इस पर पैटर्न बनाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। झाओ पिंग ने अपना सिर हिलाया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। ये शब्द सुनते ही शी म्यू का चेहरा बदल गया। वह इस ब्लेड पर इतनी बड़ी रकम खर्च करना चाहता था क्योंकि इसकी खास सामग्री थी। वह बाद में इसे एक जादुई हथियार में बदलना चाहता था, लेकिन यह असंभव नहीं है। मैंने एक बार फ्लेमिंग बीस्ट ग्रुप के एक वरिष्ठ शिष्य से सुना था कि जनरल लाइब्रेरी के यंग मास्टर जू के पास एक सुनहरी छिपकली है। इसे किसी और जगह से बुलाया गया है। उस छिपकली के थूके हुए जहर में लगभग सभी प्रकार की धातुओं को जंग लगा देने की शक्ति है। जहर इस धातु को थोड़ा नरम बना सकता है। झाओ पिंग ने शी म्यू के रंग में बदलाव देखकर जल्दी से कहा। सचमुच? शी म्यू हक्का बक्का रह गया। हाँ, ये सच है। मैंने उस वरिष्ठ शिष्य को यंग मास्टर जू से छिपकली का जहर मांगते हुए भी देखा था। फिर उसने अपनी उच्च गुणवत्ता वाली लंबी तलवार पर जादुई अक्षर अंकित कर दिए, जिसे पहले डेंट करना नामुमकिन था। जहर बेहद भयंकर था। इस काले ब्लेड में एक खास तरह का भौतिक गुण है, लेकिन ये फिर भी एक धातु है, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी, झाओ पिंग ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। भाई झाओ, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे यंग मास्टर जू से मिलना ही होगा। शी म्यू ने एक पल सोचा, फिर उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और सम्मानपूर्वक बोला। फिर उसने काला ब्लेड लकड़ी के डिब्बे में वापस रख दिया। उसके बाद उसने डिब्बा उठाया और जल्दी से दुकान से बाहर चला गया। वह आधे घंटे बाद जनरल लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर पहुंचा। अच्छा, कैसे हो बच्चे? इस बार यहाँ क्यों आए? उसने अभी जमीन पर पैर रखा ही था कि एक तीखी आवाज गूंजी। विशाल सुनहरे पिंजरे में बंद तोते ने उसे देखते ही अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। फिर उसने अपना सिर झुकाकर शी म्यू की ओर देखा और जोर से चिल्लाया। अध्याय 92, दूसरे आयाम से संवाद करना। मैं यंग मास्टर जू को ढूंढ रहा हूँ, क्या वो उपलब्ध हैं? बोलते हुए शी म्यू ने जनरल लाइब्रेरी में अपनी नजरें घुमाईं, लेकिन उसे कहीं भी वो जानी पहचानी पहाड़ जैसी परछाई नजर नहीं आई। मास्टर जू दूसरे कमरे में अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहीं इंतजार करना होगा, तोते ने अधीरता से कहा। फिर उसने अपनी चोंच से अपने पंखों को कंघी और काटने का काम शुरू कर दिया। शी म्यू ने सिर हिलाया। फिर वह कुर्सी ढूंढने लगा। पिछले 6 महीनों में वह कई बार जनरल लाइब्रेरी जा चुका था, इसलिए वह यंग मास्टर जू का करीबी बन गया था। वह इस चिल्लाने वाले तोते से भी कई बार मिल चुका था। युवा गुरु जू ने जादुई मंत्र बनाने की कला सीखने के बाद उसकी और भी ज्यादा कद्र करनी शुरू कर दी थी। उन्हें लगता था कि शी म्यू में किसी भी दूसरे शिष्य से ज्यादा क्षमता है। शी म्यू ने युवा मास्टर जू से आकर्षण और जादू के सूत्रों से संबंधित कई तकनीकों को सीखने का अवसर प्राप्त किया था। युवा बालक, तुम गुरु से क्या बात करना चाहते हो? कहे तोता एक पल के लिए रुका, लेकिन शी म्यू के कुछ न बोलने पर वह ऊब गया। इसलिए उसने पूछा। शी म्यू ने सवाल सुना, हालांकि उसने कय को जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने उस पर एक नजर डाली और पूछा, कय, तुम इतने लंबे समय से युवा मास्टर जू के साथ हो, क्या तुम्हें उस सुनहरी छिपकली के बारे में पता है जिसे मास्टर जू ने दूसरे आयाम से बुलाया है? ओह, तुम उस परेशान करने वाली छिपकली की बात कर रहे हो। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वह अपनी खुरदरी और मोटी खाल पर ही निर्भर रहती है। एक बार तो उसने मुझे लगभग काट ही लिया था। मैं उसे जिंदा ही निगल जाऊंगा। देर सवेर, तोते ने गुस्से से जवाब दिया। ये सुनते ही शी म्यू की आंखें चमक उठीं। तुम उस छिपकली के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तोते ने आंखें सिकोड़ते हुए शी म्यू से पूछा। शी म्यू एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसने यंग मास्टर जू से एक बोतल छिपकली का जहर मांगने की बात उठाई। तोते ने उसकी बात सुनते हुए पंख फड़फड़ाए। इसी बीच उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उनमें एक तरह का लिहाज था। फिर भी वह अपनी चोंच कसकर बंद किए चुपचाप खड़ा रहा। तो क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? शी म्यू का दिल तेजी से धड़क रहा था। तोते ने शी म्यू की तरफ देखा, लेकिन चुप रहा। अचानक उसने अपने पंख फैलाए और पिंजरे में रखे छोटे कटोरे को अपने पंखों से थपथपाया। ये शी म्यू के लिए एक संकेत था कि वह कटोरे में कुछ डाले। ये देखकर शी म्यू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने जल्दी से अपनी छाती से कुछ काले मेवे निकाले। वे मेवे एक शिशु की मुट्ठी जितने बड़े थे। फिर उसने उन्हें उसके कटोरे में डाल दिया। तोते ने खुशी से चीख मारी।
फिर उसने अपनी चोंच से एक अखरोट उठाया और निगल गया। उसकी आंखों में संतुष्टि का भाव झलक उठा। ये देखकर शी म्यू जोर से हंस पड़ा। तोता भले ही बहुत शोरगुल मचाता था, फिर भी उसे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां पता थीं। इसलिए जब भी शी म्यू यहाँ आते तो तोते का पसंदीदा खाना, एक तरह का गोल फल, हमेशा अपने साथ रखते। कहे, अब तुम ये कह सकते हो, मास्टर का इंतजार करो, तुम उनसे मदद मांग सकते हो। मास्टर जू एक प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उनके पास पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर तुम उनकी आर्थिक मदद कर सको तो तुम्हारी मांग पूरी हो जाएगी। तोते ने जीभ चटकाई और अस्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, जबकि वह अपने खाने का स्वाद लेता रहा। ये शब्द सुनते ही शी म्यू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। फिर उसने सिर हिलाया। यंग मास्टर जू को कुछ चाहिए था। ये शी म्यू के लिए एक अच्छा संकेत था, क्योंकि उसे डर था कि यंग मास्टर जू उसे मना कर देंगे। वैसे, उफ़, उसका इंतजार करो, फिर जितना हो सके उतना मांगना। उफ़, उस मोटी और बेवकूफ छिपकली से जहर उगलवा दो। उफ़, तोते के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और अपनी गंभीर मुद्रा में आ गया। इसके बाद वह मेवे खाता रहा। ये सुनकर शी म्यू को हंसी आ गई। ऐसा लग रहा था कि उस विशालकाय तोते को उस सुनहरी छिपकली की वजह से बहुत तकलीफ हुई थी, इसलिए वह बदला लेने का कोई उपाय सोच रहा था। जितना हो सके उतना मांग लो। कहे, लगता है आजकल तुम्हारे पंख बहुत ज्यादा हो गए हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी पूंछ से रंग बिरंगे पंख निकालने में तुम्हारी मदद करूं? अचानक पिंजरे के सामने एक विशाल पहाड़ जैसा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह यंग मास्टर जू थे। उन्होंने तोते के पिंजरे को घूरते हुए उसे डांटा। मालिक, मुझे माफ कर दो, मेरे पूंछ के पंख मत उखाड़ो। जो 2 पंख तुमने पहले उखाड़े थे वे बड़ी मुश्किल से वापस उगाए हैं। तोता इतना डर गया कि उसकी चोंच से आधा अखरोट गिर गया। फिर उसने जल्दी से अपने पंखों से अपना सिर ढक लिया और अपनी पूंछ को अपने शरीर के नीचे छिपा लिया। फिर उसने कांपती आवाज में विनती की, मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा। यंग मास्टर जू ने बड़बोले तोते की बात अनसुनी करते हुए कहा। फिर उसकी नजर घूमकर शी म्यू पर पड़ी। युवा मास्टर जू। शी म्यू अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने आदरपूर्वक अपने हाथ छाती पर रखे और युवा मास्टर जू का अभिवादन किया। युवा मास्टर जू ने उसे सिर से पांव तक देखा, लेकिन चुप रहे। अचानक उनके चेहरे पर एक झिझक भरा भाव उभर आया। युवा मास्टर जू, आपका विनम्र शिष्य आपसे एक अनुग्रह मांगने आया है। इसे दोबारा कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहरा नहीं हूँ। मैंने इस शोरगुल वाले तोते के साथ तुम्हारी बातचीत सुन ली है। शी म्यू ने कुछ ही शब्द कहे थे कि यंग मास्टर जू ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। ये शब्द सुनते ही तोते ने अपने पंखों के आवरण से अपनी एक आंख बाहर निकाली। फिर उसने फुस की आवाज के साथ अपना सिर वापस पंखों में गड़ा दिया। क्या युवा मास्टर जू मुझे सुनहरी छिपकली के जहर की एक बोतल देंगे? मेरे पास अभी जो कुछ भी है मैं उससे आपकी भरपाई कर दूंगा। शी म्यू ने एक पल सोचा और फिर पूछा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अपनी जेब में ये कम पैसे रखो। मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं तुम्हें एक बोतल जहर मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे उपकार के बदले मेरी मदद करो। यंग मास्टर जू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनते ही शी म्यू का चेहरा बदल गया। युवा मास्टर जू संप्रदाय में एक वरिष्ठ थे। उनके पास असाधारण कौशल और गहन साधना थी। उनके जैसा बालक ऐसे कुशल व्यक्ति की मदद कैसे कर सकता था? क्या मैं युवा मास्टर जू से निवेदन कर सकता हूँ कि कृपया मुझे ज्ञान दें? आप मुझसे किस प्रकार की सहायता चाहते हैं? शी म्यू कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, जैसा कि उस अनाड़ी पक्षी ने अभी कहा, मैं आत्मिक कला का एक प्रयोग कर रहा हूँ। मैं किसी दूसरे लोग से संवाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मैं फंस गया। मुझे पता है कि आप स्थानिक संवेदन में 5 डिग्री तक पहुँच चुके हैं, इसलिए आपको मेरी मदद करनी चाहिए। युवा मास्टर जू ने समझाया। एक अलग आयाम से संवाद, क्या ये खतरनाक हो सकता है? आपको पता ही होगा कि यह शिष्य अभी अभी जादूगर प्रैक्टिशनर बना है। शी म्यू ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यह 100% सुरक्षित है, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नियत समय पर मेरे निर्देशों का पालन करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। मैंने दूसरे आयामों के जीवों से कई बार संवाद किया है, मुझे इस प्रक्रिया का अनुभव है, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मोटे आदमी ने तोते की तरफ देखते हुए घमंड से कहा। तो यह ऐसा ही है। शी म्यू ने इस मामले के बारे में सोचते हुए सिर हिलाया। जिस आयाम से मैं संपर्क करने की तैयारी कर रहा हूँ उसे मृत आत्मा जगत कहा जाता है। आज तक ऐसा कोई आत्मा जादूगर नहीं हुआ जो किसी दूसरे आयाम से किसी जीवित प्राणी को हमारी दुनिया में बुला सके। जब तक तुम उन शक्तिशाली प्राणियों को नहीं भड़काओगे, तुम सुरक्षित और स्वस्थ लौटोगे। युवा मास्टर जू ने देखा कि शी म्यू अनिर्णायक था, इसलिए उसने उसका तनाव कम करने के लिए उसे समझाया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। क्या युवा गुरु जू इस शिष्य को इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए कुछ दिन दे सकते हैं? शी म्यू ने विवेकपूर्ण स्वर में कहा, जरूर, लेकिन आपको मुझे 5 दिनों के अंदर जवाब देना होगा, चाहे आप उसे स्वीकार करें या न करें। मैं अपना प्रयोग हर हाल में जारी रखूंगा। आप इसमें शामिल हों या न हों, मैं संवाद अनुष्ठान जरूर करूंगा। मोटे आदमी ने उदासीन स्वर में कहा। युवा गुरु जू, ये शिष्य अब विदा लेगा। शी म्यू ने झुककर विदा ली। जाओ, मोटे आदमी ने हाथ से इशारा किया। अध्याय 93, उड़ते हुए तारे का रहस्यमय समूह। शी म्यू कुछ ही मिनटों में अपने पत्थर के घर पहुंच गया। वह अपने पत्थर के बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और दीवार पर लटके लंबे काले ब्लेड को घूरने लगा। उसके चेहरे पर एक अनिश्चित भाव उभर आया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं।
वह दिन भर यंग मास्टर जू के प्रस्ताव के बारे में सोचता रहा। उसने काले उल्कापिंड जैसे लोहे के ब्लेड को खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। अगर वह इसे जादुई हथियार में नहीं बदल पाता तो ये प्राकृतिक संसाधनों की पूरी तरह से बर्बादी होती। शी म्यू को यंग मास्टर जू की बातों पर पूरा भरोसा नहीं था। हालांकि एक अलग आयाम के साथ बातचीत करने के रहस्य ने उसे रोमांचित कर दिया था। इसके अलावा उसे दूसरे आयामों के अजीबोगरीब जीवों में भी दिलचस्पी थी, जैसे कि सुनहरी छिपकली। इसके अलावा यदि वह युवा मास्टर जू को अपना सहयोग प्रदान करता तो उसे दूसरे लोक से कुछ जानवरों को खोजने का अवसर भी मिल सकता था। युवा मास्टर जू इस क्षेत्र में निपुण प्रतीत होते थे क्योंकि सुनहरी छिपकली और विशाल तोता दोनों को उन्होंने अलग अलग आयामों से बुलाया था। इसलिए इस अनुभवी गुरु की निगरानी में शी म्यू को अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा शी म्यू उस मोटे आदमी के स्वभाव से वाकिफ था। वह जानता था कि यंग मास्टर जू एक समझदार इंसान है, इसलिए अगर उसे यकीन न हो तो वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। शी म्यू कुछ दिनों तक इस मामले पर सोचता रहा। फिर आखिरकार उसने एक दृढ़ निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद वह जनरल लाइब्रेरी गए। युवा मास्टर जू का चेहरा खुशी से चमक उठा जब उन्होंने सुना कि शी म्यू एक अलग आयाम से संवाद स्थापित करने में उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने 3 दिन बाद समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। ये समारोह दोपहर में यंग मास्टर जू के निवास पर आयोजित किया जाएगा। युवा मास्टर जू ने एक सफेद जेड पर्ची निकाली और उस पर अपना पता उकेर दिया। फिर उसे शी म्यू की ओर फेंक दिया। शी म्यू ने इस अवसर का लाभ उठाकर एक अलग आयाम से संवाद करने के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। फिर वह जनरल लाइब्रेरी से चला गया। 3 दिन बाद दोपहर के समय शी म्यू चिलचिलाती धूप में एक काले पहाड़ की तलहटी की ओर बढ़ा। उसने देखा कि पहाड़ी पर कोई पेड़ नहीं था, बस कुछ छोटी छोटी झाड़ियां और बेतरतीब फूल पौधे थे। पहाड़ी की श्रृंखलाएं मानो किसी अजीब फॉस्फोरस चट्टान से बनी हों। बस कुछ पत्थर के घर दिखाई दे रहे थे। वे मशरूम जैसे लग रहे थे क्योंकि वे पर्वत श्रृंखलाओं में अलग अलग जगहों पर गुच्छों में लगे हुए थे। ये बंजर और उजाड़ पर्वत शिखर काले दानव संप्रदाय का 13वां पर्वत शिखर था। शी म्यू ने कभी इस जगह का दौरा नहीं किया था, हालांकि वह पास में ही रहता था। नीले पत्थर से बना सिर्फ एक ही रास्ता था, लगभग 10 फीट चौड़ा। ये पहाड़ की तलहटी से चोटी तक घुमावदार रास्ता था। ये रास्ता एक और लंबी संकरी सड़क से निकलता था। ये संकरी सड़क 20-30 फीट ऊंचे साधारण मगर कच्चे पत्थर के घर से जुड़ी थी। आसपास कुछ स्वतंत्र 2-3 मंजिला घर बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। यंग मास्टर जू की जेड स्लिप के अनुसार उनका निवास एक दुर्गम स्थान पर था, शिखर के बहुत पास। जिन लोगों को पता नहीं बताया गया था वे इसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। 7-8 चक्कर लगाने के बाद शी म्यू चोटी के शिखर पर पहुंच गया। आखिरकार उसे यंग मास्टर जू का पत्थर का घर मिल गया। वह दस्तक देने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप खुल गया। जल्दी करो, अंदर आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। घर के अंदर से एक अधीर आवाज सुनाई दी। यह मोटे आदमी की आवाज थी। युवा गुरुजू, कृपया मेरी क्षमायाचना स्वीकार करें। मैं अपनी साधना में पूरी तरह डूबा हुआ था, इसलिए मुझे एक अंतर्दृष्टि हुई। इसलिए मैं समय का ध्यान नहीं रख पाया और देर हो गई। घर में घुसते ही शी म्यू ने पहाड़ जैसी परछाई देखी। युवा गुरुजू भावशून्य चेहरे के साथ हॉल में उनका इंतजार कर रहे थे। शी म्यू उनके पास गए और क्षमा मांगी। खैर, एक साधक को अचानक ज्ञानोदय हो सकता है और यही तुम्हारा मौका है। खैर, तैयारी का काम तो पूरा हो ही चुका है। मैं तुम्हारे शुरू करने का इंतजार कर रहा था। मोटे आदमी के चेहरे के भाव शांत हो गए। साधकों को अक्सर अचानक ज्ञानोदय का आनंद मिलता था, इसलिए उस दौरान साधकों का चीजों को भूल जाना सामान्य बात थी। अचानक शी म्यू को हॉल के बाएं कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह विशाल परछाई जमीन पर पड़ी थी। वह 10 फुट लंबी एक विशालकाय छिपकली थी। जानवर के सिर पर एक सींग था और उसके 3 जोड़ी पार्श्विक पैर थे। उसका पूरा शरीर हरे रंग के पतले सीपों से ढका हुआ था। अचानक उसकी लंबी और संकरी आंखें शी म्यू को घूरने लगीं। वे हल्के हरे रंग की थीं। छिपकली मानो किसी आदेश के अधीन थी जिसने उसकी गति को रोक दिया था, इसलिए वह निश्चल पड़ी रही। क्या ये जानवर पौराणिक सुनहरी छिपकली है? शी म्यू की आंखें चमक उठीं जब उसने छिपकली की ओर इशारा किया। हाँ, इस सुनहरी छिपकली की लार बेहद जहरीली होती है, लेकिन इसका एक अद्भुत उपयोग भी है। इसमें सोने को पिघलाने और उसे हथियार में बदलने की शक्ति है। युवा मास्टर जू ने सिर हिलाकर समझाया। फिर वह चुप हो गए और एक दीवार की ओर चलने लगे। उसके बाद उसने अपना मोटा हाथ बढ़ाया और दीवार पर कहीं दबाया। बूम! एक तेज आवाज सुनाई दी। अचानक चिकनी दीवार पर एक पत्थर का दरवाजा गड़गड़ाहट की आवाज के साथ उभरा। इससे एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। ये समारोह इसी गुप्त कमरे में होगा। मेरे पीछे आओ, मोटे आदमी ने मुड़कर कहा। फिर वह गलियारे में चला गया। शी म्यू जल्दी से उसके पीछे चला गया। वे कुछ देर तक सर्पिलाकार रास्ते से नीचे चलते रहे। फिर आखिरकार वे गुप्त कमरे में पहुंच गए। कमरा 40 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा था। पूरे कमरे की दीवारें मक्खन की मशालों से रोशन थीं। ये कमरा घर के पत्थर जैसा ही बना था। पूरे फर्श पर एक विशाल गोलाकार आकृति फैली हुई थी। कमरे में कोई सजावट नहीं थी, वह खाली था। शी म्यू ने देखा कि यह विशाल गोलाकार पैटर्न जनरल लाइब्रेरी में देखे गए पैटर्न से कुछ हद तक मिलता जुलता था। सबसे बड़ा अंतर ये था कि इस पैटर्न में 6 से ज्यादा गड्ढे थे। 5 अंडे के आकार के गड्ढे पूरे वृत्त में समान रूप से फैले हुए थे, लेकिन छठा और आखिरी गड्ढा एक इंसान के सिर जितना बड़ा था। ये पैटर्न के बीच में स्थित था। ये केंद्र वह चौराहा था जहाँ स्वर्गीय पैटर्न और आकर्षक पात्र सघन रूप से जमा थे।
ये देखकर शिम्यू के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने याद किया कि फॉर्मूला आर्ट्स का व्यापक परिचय पुस्तक के अनुसार इस तरह के विशाल और जटिल वृत्ताकार फॉर्मूला पैटर्न को सक्रिय करने के लिए स्पिरिट स्टोन की काफी खपत की आवश्यकता होती है। इसलिए ऊर्जा के निरंतर प्रवाह के लिए स्पिरिट स्टोन रखना आवश्यक है। बड़े फॉर्मूला के लिए विशेषज्ञ को स्पिरिट स्टोन को लगातार बदलने की आवश्यकता होती है। ये 5 छोटे गड्ढे वह स्थान होंगे जहां आत्मा के पत्थर रखे जाने थे। बड़ा गड्ढा इस व्यवस्था के केंद्र में रखा जाएगा। शिम्यू की आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। उसे एहसास हुआ कि सूत्र कला का समग्र परिचय की पर्ची सूत्र कला के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में थी। उसमें केवल कुछ ही पूर्ण सूत्र थे और अब उसे इनमें से एक सूत्र को अपनी आंखों से देखने का मौका मिला था। वह उसे अपनी स्मृति में अंकित करना चाहता था ताकि अपने घर लौटने के बाद वह उसका विस्तार से अध्ययन कर सके। शिम्यू ने देखा कि युवा मास्टर जू उस फॉर्मूले का निरीक्षण कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके पास शिम्यू पर ध्यान देने का समय ही नहीं था। अचानक शिम्यू की पुतलियां 1 गुना बड़ी हो गईं। उसकी सुनहरी पुतलियों में हर जादू का अक्षर 10 गुना बड़ा हो गया। हर अक्षर उसके लिए बेहद स्पष्ट हो गया। उन्होंने देखा कि वृत्त में कुछ जटिल आकर्षण चिन्ह 5 तत्वों के कुछ सरल चिन्हों का संयोजन थे। साथ ही प्रत्येक जटिल चिन्ह किसी न किसी दिव्य पैटर्न से अस्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ था। अचानक युवा मास्टर जू उठ खड़े हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने वृत्ताकार सूत्र का निरीक्षण पूरा कर लिया हो। ये देखते ही शिम्यू की आंखों का सुनहरा रंग गायब हो गया। उसकी आंखें पल भर में अपनी सामान्य अवस्था में आ गईं। इस गोलाकार सूत्र को उड़ते तारे की रहस्यमयी सरणी कहते हैं। यह अंतरिक्ष विशेषता वाली गोलाकार सरणी में से एक है। हमें इस अनुष्ठान के लिए इसी पर निर्भर रहना होगा। मुझे लगता है कि इसे समझना आपके लिए बेहद मुश्किल है। बेहतर होगा कि आप बहुत ऊंचा लक्ष्य न रखें क्योंकि यह आपकी समझ से परे है। मोटे आदमी ने भांप लिया कि शिम्यू को फर्श पर बने जटिल पैटर्न में दिलचस्पी है, इसलिए वह हंसा और सावधान हो गया। अध्याय 94 आत्माओं को पकड़ने की कला। आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद युवा मास्टर जू। शिम्यू ने अपने हाथ जोड़कर श्रद्धा व्यक्त की और अपना आभार व्यक्त किया। शिम्यू, क्या तुम्हें पता है कि एक आत्मा जादूगर को दूसरी दुनिया से संवाद करने के लिए किन परिस्थितियों की जरूरत होती है? मोटे आदमी ने कई बार उसकी जांच की, फिर उसने बातचीत का विषय बदल दिया। शिम्यू ने हैरानी से अपना सिर हिलाया। याद रखें, एक आत्मा जादूगर को दूसरे आयामों से संपर्क स्थापित करने के लिए 3 प्रमुख शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, उसके पास किसी दूसरे आयाम के किसी शक्तिशाली जीव के अवशेष होने चाहिए। दूसरी, उसे उस आयाम की सटीक स्थिति पता होनी चाहिए। तीसरी, उसके पास अंतरिक्ष को समझने की प्रबल क्षमता होनी चाहिए। युवा मास्टर जू ने समझाते हुए 3 उंगलियां उठाईं। ये सुनते ही शिम्यू विचारों में डूब गया। हमें मृत आत्माओं की दुनिया से संवाद करना है और पहली 2 शर्तें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन मेरी अंतरिक्ष संवेदन क्षमता पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, इसलिए मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। शायद इसीलिए मैं 3 बार असफल रहा हूँ। इसलिए मैंने आपसे मदद मांगी। युवा मास्टर जू ने शिम्यू से मदद मांगने का असली कारण समझाया। ये सुनते ही शिम्यू ने गोलाकार व्यवस्था को देखा। अचानक उसके दिल को एक एहसास हुआ। वह समझ गया कि युवा मास्टर जू उससे क्या करवाना चाहते थे। मोटे आदमी ने देखा कि शिम्यू उसकी बात समझ गया है, इसलिए उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उसने इस संचार समारोह से जुड़ी कुछ बातें और सिद्धांत बताए जो किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए एक आत्मा जादूगर को जरूर पता होने चाहिए। शिम्यू ने ध्यान से सुना। जल्द ही उसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। एक आत्मा जादूगर दूसरे आयाम में रहने वाले किसी भी कमजोर प्राणी के शरीर में अपना आत्मिक चिन्ह स्थापित कर सकता है, अगर उसकी आत्मा वहां आसानी से पहुंच जाए। फिर वह अपनी दुनिया में लौटने पर किसी उपयुक्त माध्यम से उस प्राणी को बुला सकता है। एक बार जब वह उस प्राणी के साथ अनुबंध कर लेता है तो वह उसका स्थायी दास बन जाता है। ये सुनते ही शिम्यू को सुनहरी छिपकली याद आ गई। वह छिपकली यंग मास्टर जू की आत्मा पालतू थी। उस छिपकली की अद्भुत क्षमता को याद करके शिम्यू अपने दिल की धड़कनें तेज होने से नहीं रोक सका। युवा मास्टर जू, क्या मैं मृत आत्मा की दुनिया में अपने लिए एक आत्मा पालतू जानवर की तलाश कर सकता हूँ? शिम्यू ने हिचकिचाते हुए पूछा। खांसी, सच कहूँ तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप आधिकारिक आत्मा जादूगर नहीं हैं, इसलिए आपके लिए आत्मा का निशान लगाने की तकनीक समझना लगभग असंभव होगा, वो भी इतने कम समय में। लेकिन मैं एक अपवाद कर सकता हूँ। मैं आपको आत्मा को पकड़ने की तकनीक का सबसे सरल तरीका बता सकता हूँ, लेकिन ये तकनीक तभी लागू की जा सकती है जब अभ्यासी के पास पर्याप्त आत्मिक शक्ति हो। लेकिन इस तकनीक को समझना बहुत आसान होगा। शिम्यू का सवाल सुनकर मोटे आदमी की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन फिर उसने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद युवा मास्टर जू। शिम्यू का चेहरा खुशी से चमक उठा जब उसने सुना कि वह मुफ्त में जादू सीख सकता है। उसने युवा मास्टर जू को आदरपूर्वक प्रणाम किया। मुझे पहले से धन्यवाद मत दो, पहले सुनो कि यह बूढ़ा क्या कह रहा है, फिर बाद में तय करना कि तुम उसे समझ पाओगे या नहीं। ये तकनीक समझने में बहुत आसान है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। ये तकनीक बहुत ही सतही है। तुम किसी प्राणी को पकड़ सकते हो, लेकिन वह तुम्हारी वर्तमान आत्मिक शक्ति से 10 गुना कमजोर होना चाहिए। इसके अलावा चूंकि तुम दुनिया भर में कदम रखोगे, इस कला का प्रभाव कम नहीं होगा। इसलिए एक जादूगर साधक के रूप में तुम्हारी आत्मिक शक्ति को देखते हुए ये बूढ़ा आदमी मानता है कि तुम केवल सबसे छोटे और कमजोर प्राणियों जैसे कीड़े मकोड़ों की तलाश करते हो। तुम किसी मजबूत प्राणी पर अपना निशाना नहीं लगा सकते। मोटा आदमी जू एक पल के लिए सोच में पड़ गया।
फिर उसने इस मामले से जुड़ी हर बात उगल दी। क्या मैं अपने आत्मिक पालतू जानवर के रूप में केवल कीड़ों को ही पकड़ सकता हूँ? शी म्यू की भौहें से उड़ गईं। इसके अलावा एक आत्मा जादूगर की आत्मा एक अलग आयाम में सीमित समय के लिए ही रह सकती है। मेरे अनुभव के अनुसार मेरी आत्मा एक अलग दुनिया में उतने ही समय तक रह सकती है जितना एक व्यक्ति एक छोटा कप चाय खत्म करने में लगाता है। एक जादूगर साधक के रूप में आपकी आत्मिक शक्ति को देखते हुए आप शायद वहां 1 दर्जन या उससे भी ज्यादा सांसों के बराबर समय तक रह सकते हैं। इतने कम समय में एक उपयुक्त जीव ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। आत्मा का निशान लगाना तो दूर की बात है। मोटे आदमी ने आगे बताते हुए अपना सिर हिलाया। ये शब्द सुनते ही शी म्यू का चेहरा बिगड़ गया। फिर वह चुप हो गया। अगर आप बिना किसी रुकावट के मृत आत्माओं की दुनिया में पहुंच भी गए तो भी उसके बाद बुलावा समारोह इतना आसान नहीं होगा। इस प्रक्रिया में काफी संसाधन खर्च होते हैं। इसके अलावा किस्मत भी अहम भूमिका निभाती है। मैंने इस घटिया तोते को बुलाने के लिए अपनी लगभग हर पाई कुर्बान कर दी और नतीजा कितना बुरा है। ये घटिया तोता दिन भर चिल्लाता रहता है। ये बिल्कुल बेकार है। यह मुझे अंदर से तोड़ देता है। खैर, अब मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है। क्या तुम अब भी कोशिश करना चाहते हो? उस आदमी ने उस घटिया तोते के बारे में सोचते हुए कई बार कराहते हुए कहा, जिसने उसे उसकी एक एक पाई गंवा दी थी। उसका चेहरा उदास हो गया था। ये शिष्य अभी भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि युवा गुरुजी मेरी मदद करेंगे। शी म्यू ने कई बार सोचा। आखिरकार उसने कोशिश करने का फैसला किया। तुम बहुत दृढ़ निश्चयी हो, इसलिए मैं तुम्हें इस आत्माओं को पकड़ने की तकनीक का अभ्यास करने के लिए आधा घंटा देता हूँ। अगर कहीं अटक जाओ तो मेरे पास आ सकते हो। युवा मास्टर जू ने आगे कोई बहस नहीं की। जैसे ही उन्होंने उसे उल्टा, उनके दाहिने हाथ में एक स्लेटी रंग की पर्ची दिखाई दी। फिर उन्होंने उसे अपने माथे पर रखा और आत्माओं को पकड़ने की कला को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। स्लेटी रंग की पर्ची शी म्यू के हाथ में आ गिरी। फिर युवा मास्टर जू उस विशाल गोलाकार सूत्र के सामने पालथी मारकर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान में डूब गए। शी म्यू ने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि वह एक कोना ढूंढकर पालथी मारकर बैठ गया। उसने भूरे रंग की जेड की पर्ची माथे पर चिपका ली और उसकी बातें याद करने लगा। जादू की कला का सूत्र छोटा और सरल था, इसलिए शी म्यू ने उसे जल्दी याद कर लिया। ये कला समझना वाकई आसान था, जैसा कि युवा मास्टर जू ने कहा था। शी म्यू ने आंखें बंद करके इसका अभ्यास शुरू कर दिया था। उसके मन में लगातार जादू के पात्र घूमने लगे। उसके होंठ कभी कभी हिलते, साथ ही उसकी उंगली हवा में कुछ इशारा करती। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने केवल एक बार यंग मास्टर जू की मदद ली। मोटे आदमी ने तुरंत उसे अपनी शंकाएं दूर करने के लिए निर्देश दिए। आधे घंटे बाद शी म्यू ने आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों में एक अजीब सी चमक दौड़ गई। अचानक उसके होंठ हिले और उसके दाहिने हाथ ने एक अजीब सी जादुई कलाकृति निकाली। फिर उसकी हथेली से एक हल्का सफेद जादू का पात्र हवा में तैर गया। फिर वह हवा में गायब हो गया। आपकी धारणा क्षमता बहुत अच्छी है। आपने इस कला को कुछ ही समय में समझ लिया। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। शी म्यू ने यह नहीं देखा था कि युवा मास्टर जू खड़े हो गए थे। वह निश्चल खड़े थे। मैं भाग्यशाली था कि यंग मास्टर जू मेरे साथ थे और मुझे सर्वोत्तम संभव मार्गदर्शन दे रहे थे। शी म्यू जमीन पर अपनी हथेलियां दबाते हुए उछल पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए यंग मास्टर जू के प्रति आभार व्यक्त किया। मोटे आदमी ने उसकी तरफ हाथ हिलाया। फिर उसने अपनी कमीज में हाथ डालकर कुछ सामान निकाला। इनमें कई चमकदार चांदी के ताबीज, एक हथेली के आकार का काली हड्डी का टुकड़ा और 5 स्पिरिट स्टोन थे, जो एक निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से 2 गुने आकार के थे। सभी 5 स्टोन अलग अलग रंगों के थे, लाल, पीला, हरा, नीला और सुनहरा। इसके अलावा एक गोल मिट्टी का चांदी का कटोरा भी था, जिसकी सतह पर पक्षियों का एक जोड़ा अंकित था। इन पक्षियों का सिर्फ एक पैर था। शी म्यू 5 आत्मा पत्थरों को देखकर चौंक गया। उनके आकार और उनसे निकलने वाली समृद्ध आध्यात्मिक शक्ति को देखते हुए वे अफवाह वाले मध्यम स्तर के आत्मा पत्थर के समान प्रतीत होते थे। हड्डी का वह काला टुकड़ा अपनी बनावट के आधार पर किसी जानवर की खोपड़ी लग रहा था। हालांकि वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और उसकी सतह पर कई दरारें थीं, इसलिए ये बताना बेहद मुश्किल था कि वह किस जीवित प्राणी का था। तभी शी म्यू की नजर मिट्टी के चांदी के कटोरे पर पड़ी। उसकी सतह पर अनगिनत छोटे छोटे जादुई अक्षर उकेरे हुए थे। वे तारों जैसे दिखते थे। वे किसी न किसी नियम से जुड़े हुए थे। हालांकि उन एक पैर वाले पक्षियों के जोड़े का डिजाइन इन ढेर सारे अक्षरों से थोड़ा बेमेल लग रहा था। अध्याय 95, अराजक अंतरिक्ष। ऐसा लग रहा था कि तैयारियां काफी समय ले रही थीं, लेकिन असल में इसमें बस 1 सेकंड का एक अंश ही लगा था। मोटे आदमी ने शी म्यू के मिट्टी के चांदी के कटोरे को ठीक से देखने का इंतजार नहीं किया। उसने उसे गोलाकार पैटर्न के बीच में रख दिया। फिर उसने 5 मध्य स्तर के स्पिरिट स्टोन्स को उस वृत्त के चारों ओर अपनी अपनी जगह पर रख दिया। इस कागजी ताबीज में मृत आत्माओं की दुनिया के स्थानिक निर्देशांकों का रिकॉर्ड है। जैसे ही मैं इस जादुई सरनी को सक्रिय करूंगा, तुम इस कागजी ताबीज को हड्डी के टुकड़े पर चिपका देना। फिर हमारा समारोह शुरू होगा। मोटे आदमी ने चेहरे पर गरिमापूर्ण भाव के साथ कहा। फिर उसने काली हड्डी का टुकड़ा और चांदी का कागजी ताबीज शी म्यू को सौंप दिया। शी म्यू ने दोनों चीजों को सावधानी से थाम लिया। फिर वह दाहिने हाथ में कागज का ताबीज और बाएं हाथ में हड्डी का टुकड़ा लेकर विशाल घेरे में दाखिल हुआ। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और चांदी के मिट्टी के कटोरे की ओर मुंह करके बैठ गया। मोटा आदमी भी घेरे के अंदर चला गया और शी म्यू के सामने पालथी मारकर बैठ गया।
युवा मास्टर जू की उंगलियां तेजी से चलने लगीं और उन्होंने एक गूढ़ मंत्र बुदबुदाया। शी म्यू युवा मास्टर जू को देखे बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसकी हथेली से सफेद रोशनी की कई धारियां चमककर कटोरे की ओर उड़ रही थीं। कटोरे की सतह पर छोटे छोटे अक्षर चमक उठे। फिर जादुई शक्ति की एक तेज लहर चारों दिशाओं में फैल गई, मानो समुद्र की लहर हो। अचानक उल्टे तारों के सूत्र पर बने आकर्षक अक्षर और दिव्य पैटर्न से एक तेज चमक निकलने लगी। फिर हवा में एक जबरदस्त उतार चढ़ाव होने लगा, इतना कि पूरा कमरा एक गुनगुनाहट की आवाज से भर गया। कुछ जगहें तो टेढ़ी मेढ़ी और धुंधली भी होने लगीं। अचानक शी म्यू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे कमरे की सारी मक्खन की मशालें बुझ गई हों। तभी कुछ अजीब घटना घटी। उनके नीचे का गोलाकार पैटर्न एक चमत्कारी चमक से चकाचौंध होने लगा। उससे रंग बिरंगी रोशनी की एक परत फूट पड़ी और उसकी सतह से बुलबुले उठने लगे। फिर उसने उन दोनों को अपने घेरे में ले लिया। ऐसा लग रहा था कि दोनों ने लाल बादलों की पोशाक पहन रखी थी, जो बहुरंगी प्रकाश से बनी हुई थी, जिसमें जीवंत रंग थे। अचानक बीच में रखे चमकते चांदी के कटोरे से चांदी के कोहरे जैसा एक कोहरा सा बादल उठा। फिर चांदी का कोहरा चांदी के कटोरे से घूमता हुआ धीरे धीरे ऊपर उठा। उसका आकार बढ़ने लगा। कोहरे के भीतर तारे जैसे चांदी के प्रकाश बिंदु टिमटिमाने लगे। जैसे जैसे वह बड़ा और चौड़ा होता गया, ये चांदी के प्रकाश बिंदु कमरे की अंधेरी पृष्ठभूमि में उभरकर दिखाई देने लगे। कमरा एक विशाल और तारों से भरे आकाश जैसा दिखने लगा था। शी म्यू इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले और स्वप्न जैसे दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। क्या कर रहे हो? अभी भी घूर रहे हो? यंग मास्टर जू की बातें सुनते ही शी म्यू अपनी तंद्रा से बाहर आ गया। फिर उसने अपने हाथ में चांदी के कागज का ताबीज दबाया। उसने चांदी के कागज के ताबीज को हड्डी के टुकड़े पर चिपका दिया और जोर से फुफकार की आवाज आई। अचानक चांदी की चमकदार रोशनियों का एक समूह फूट पड़ा और हड्डी में डूब गया। शी म्यू, जब हम इस अस्त व्यस्त स्थान में प्रवेश करेंगे तो तुम्हें मेरे करीब रहना होगा, मोटे आदमी ने शी म्यू की ओर एक नजर डालते हुए कहा। हाँ, शी म्यू ने अपने विस्मित हृदय को नियंत्रित किया और उत्तर दिया। मोटे आदमी ने कुछ और नहीं कहा, बल्कि अपना हाथ हिलाया। चांदी के कटोरे की सतह पर उकेरे गए जादुई अक्षर एक चमक के साथ प्रतिक्रिया कर रहे थे। एक पैर वाले पक्षियों का जोड़ा एक साथ जीवित हो उठा। वे पैटर्न से बाहर उड़ गए और एक चमक के साथ उनके माथे में समा गए। शी म्यू को लगा जैसे उसकी आंखें भारी हो गई हैं। कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह किसी मधोशी के जाल में फंस गया। अचानक उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर चांदी के एक पक्षी से जुड़ गई। वह पक्षी फिर से कटोरे में डूब गया। उसकी आंखों के सामने एक असीम आकाश दिखाई दिया, मानो कोई विशाल समुद्र हो जिसकी सतह पर तरह तरह की धुंधली वस्तुएं तैर रही हों। कुछ वस्तुएं पास थीं तो कुछ बहुत दूर, कुछ चमक रही थीं तो कुछ धुंधली। शी म्यू को लगा कि कोई अज्ञात और दूर की शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। तुम्हारे साथ क्या हाल है? क्या तुमने अभी तक मृत आत्माओं की दुनिया के खिंचाव बल को महसूस किया है? युवा मास्टर जू की आवाज शी म्यू के मन में गूंज उठी। शी म्यू ये देखकर चौंक गया कि वह एक सफेद और चमकदार बिंदु में बदल गया था। उसके बगल में एक बड़ा चमकदार बिंदु था। वह युवा मास्टर जू था। हाँ, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन अस्पष्ट रूप से, शी म्यू ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। अच्छा, अब हम साथ मिलकर इस कर्षण बल का अनुसरण करेंगे। तुम्हें इन धुंधली चीजों के पास नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें ढक दूंगा। मोटे आदमी ने एक लंबी सांस ली। वह अपनी उत्तेजना छिपा नहीं सका। शी म्यू ने जवाब दिया और उस अकथनीय शक्ति का पीछा करने लगा। वह मोटे आदमी के चमकदार बिंदु का पीछा करता हुआ आगे की ओर तैर रहा था। यह अस्त व्यस्त जगह बेहद अजीब थी। शी म्यू को बस एक ही चीज महसूस हो रही थी, वह था पूरा खालीपन। यह एक तरह का भ्रम था। हालांकि कुछ अजीब और अद्भुत वस्तुएं थीं जिन्होंने शी म्यू की रुचि जगाई। युवा मास्टर जू के अनुसार उनमें से प्रत्येक एक अलग और स्वतंत्र स्थान था। वे एक निश्चित मार्ग पर चलते हुए उस दूरस्थ स्थान की ओर बढ़ते रहे। समय बीतने के साथ वह रहस्यमयी खिंचाव बल और भी प्रबल और स्पष्ट होता गया। अपने आसपास का ऐसा नीरस दृश्य देखकर शी म्यू को अंततः थोड़ी ऊब होने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा पहले ही समाप्त हो चुका है। युवा मास्टर जू, क्या इस अव्यवस्थित स्थान में यात्रा करने से किसी की आत्मिक शक्ति नष्ट हो जाती है? शी म्यू ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, ये सिर्फ इस अव्यवस्थित स्थान के लिए ही नहीं, बल्कि हर दूसरे स्थान के लिए भी लागू होता है। दरअसल इन स्थानों में हमारी आत्मिक शक्ति की खपत काफी ज्यादा होती है। एक बार आपकी आत्मिक शक्ति समाप्त हो जाने पर गोलाकार पैटर्न की शक्ति आपकी आत्मा को बलपूर्वक आपके मूल स्थान पर वापस खींच लेगी। ये सुनते ही शी म्यू की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके और युवा मास्टर जू के चमकदार बिंदु बहुरंगी किरणों की एक पतली परत में लिपटे हुए थे। युवा मास्टर जू ने पहले भी यही समझाया था। ये बहुरंगी परत इन दोनों लोगों की अपनी दुनिया में वापसी सुनिश्चित करने की कुंजी थी। चिंता मत करो, तुम्हारी आत्मा मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा मजबूत है, इसलिए अगर हमें रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई तो हम आसानी से मृत आत्माओं की दुनिया पहुंच सकते हैं। युवा मास्टर जू की आवाज फिर गूंजी। ये शब्द सुनकर शी म्यू को राहत महसूस हुई। अचानक प्रकाश की एक चमकदार किरण उन पर छा गई। शी म्यू ने देखा कि वह एक लंबी, संकरी और चमकदार वस्तु थी, खंजर जैसी। बात करते करते वह वस्तु उनके पास आ गई थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि वह उनके पास आ गई है। वह वस्तु एक धुंधला और अस्पष्ट प्रभामंडल उत्सर्जित कर रही थी। वह अंधेरे आकाश में जुगनू की रोशनी जैसी थी, इसलिए उसने शी म्यू का ध्यान आकर्षित किया था। ये ठीक नहीं है, जल्दी करो।
मेरे पास आओ, वह चीज बहुत खतरनाक है, तुम्हें इसकी ओर नहीं खींचना चाहिए। मोटे आदमी ने अपनी गति कम करते हुए ऊंची आवाज में शी म्यू को चेतावनी दी। शी म्यू अचंभित रह गया। वह यंग मास्टर जू के चमकदार बिंदु के करीब जाने लगा। शी म्यू उसके करीब पहुंचने ही वाला था कि एक अदम्य खिंचाव बल ने उसे उस लंबी और चमकती हुई वस्तु की ओर खींच लिया। अस्त व्यस्त स्थान का मूल खिंचाव बल भी उसी समय कमजोर पड़ गया। शी म्यू घबरा गया। उसने इस दुर्जेय शक्ति का प्रतिरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसी समय पीछे से एक और विशाल शक्ति गुजरी। वह युवा मास्टर जू का चमकीला बिंदु था। युवा मास्टर जू की प्रबल शक्ति ने उस बल को संतुलित कर दिया। हालांकि शी म्यू अभी भी धीरे धीरे उस चमकदार वस्तु की ओर खींचा जा रहा था। शी म्यू अत्यधिक आतंक से ग्रस्त हो गया। अध्याय 96 मृत आत्माओं की दुनिया। शी म्यू का दिल बैठ गया। उसने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर उसे लगा कि पीछे की ओर खिंचाव और भी तेज हो गया है। यंग मास्टर जू के चमकदार बिंदु की ओर खींचते हुए उसका शरीर बेहद हल्का महसूस हुआ। फिर छोटे और बड़े चमकदार बिंदु बिजली की गति से दूर भाग गए। जैसे जैसे वह चमकती हुई वस्तु छोटी होती गई, उसका खिंचाव कम होता गया। आखिरकार शी म्यू ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि कर्षण बल, जो पहले कमजोर हो गया था और गायब हो गया था, पुनः प्रकट हो गया था। इस बार तुम भाग्यशाली रहे, लेकिन अगर तुम फिर फंस गए तो मुझसे मदद की उम्मीद मत करना। मुझमें इतनी आत्मिक शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें फिर से बचा सकूं। मोटे आदमी की नाराज आवाज गूंजी। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, युवा मास्टर जू। शी म्यू ने शर्मिंदा स्वर में उत्तर दिया। युवा मास्टर जू की आत्मा एक चमकदार बिंदु की तरह कुछ बार टिमटिमाए। ऐसा लग रहा था जैसे उनका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इस विषय पर और कुछ नहीं कहा। युवा मास्टर जू, अगर मैं उस चमकती हुई वस्तु में फंस जाता तो क्या होता? शी म्यू खुद को सवाल पूछने से रोक नहीं सका। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम किसी अनजान जगह की खोज के बारे में सोच रहे हो? ऐसे कई स्थान हैं जो तुम्हारे शरीर से जादुई घेरे का कनेक्शन आसानी से मिटा सकते हैं। फिर तुम्हारी आत्मिक शक्ति समाप्त होने पर भी तुम अपने शरीर में वापस नहीं लौट पाओगे। उसके बाद क्या होगा, ये बताने की जरूरत नहीं, तुम उसके परिणाम जानते हो। खैर, चलो जल्दी से चलते हैं। मोटा आदमी गुस्से से गरजा। शी म्यू चुप था, हालांकि उसके दिल में हल्की सी गर्मी महसूस हो रही थी। शी म्यू को उस खतरनाक स्थिति से बाहर निकालने के लिए जादुई कला का प्रदर्शन करते हुए उस मोटे आदमी की आत्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो गया था। इससे एक बात साबित हुई, युवा मास्टर जू का एक कोमल पक्ष भी था और वह दयालुता से भरा हुआ था। हालांकि वह अपने उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। रास्ते में उन्हें कई चमकती हुई चीजें मिलीं। उनमें से कुछ अपेक्षाकृत पास थीं, लेकिन दोनों ने अपनी गलती से सबक सीखा था, इसलिए उन्होंने काफी दूर से ही रास्ता बदल लिया। वे किसी और दुर्घटना का शिकार नहीं हुए। उनकी आत्मिक शक्ति लगभग समाप्त होने ही वाली थी कि तभी उन्हें एक धुंधली सी वस्तु दिखाई दी। उससे काली रोशनी निकल रही थी। अचानक शी म्यू को सब कुछ साफ हो गया। उसे एहसास हुआ कि यह धुंधली वस्तु ही उस पिछले गुरुत्वाकर्षण बल का स्रोत थी जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया था। पहुँचा। मोटे आदमी की खुशी भरी आवाज उसके दिमाग में गूंजने पर शी म्यू का उत्साह बढ़ गया। इसके विशाल कर्षण बल के प्रभाव से दो चमकदार बिंदु कोहरे के आकार की धुंधली वस्तु की ओर चले गए। टकराना। शी म्यू को ऐसा लगा जैसे वह किसी मुलायम और काले कोहरे के समूह में प्रवेश कर गया हो। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी शक्ति ने उनके और यंग मास्टर जू के चमकदार बिंदुओं पर प्रहार किया। इससे उन्हें एक जोरदार झटका लगा और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अचानक शी म्यू की आंखों के सामने रोशनी तेज हो गई। फिर एक उदास दुनिया उसकी नजरों के सामने आ गई। उसने देखा कि वह एक धुंधली, धूसर और खाली परछाई में बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी काले बादल की तरह हवा में तैर रहा हो। शी म्यू ने चारों ओर देखा और पाया कि यह एक उदास दुनिया थी। आसमान धूसर और उदास था, मानो धुंधल का छा गया हो। और तो और धूसर बादल लगातार टूट रहे थे, मानो कोहरे का बादल हो। आकाश में 12 रक्त लाल चांद लटक रहे थे। वे चटक लाल प्रकाश की किरणें बिखेर रहे थे। हालांकि इन चांदों से कोई चमक नहीं आ रही थी, बल्कि उन्होंने सब कुछ और भी धुंधला और उदास बना दिया था। दरअसल दिखाई देने का नामोनिशान तक नहीं था। हवा काली और ठंडी हवाओं से भरी हुई थी। धूसर काली जमीन कई कीचड़ भरे गड्ढों से ढकी हुई थी। उनमें से हवा के बुलबुले फूट रहे थे। उनकी सतह पर अनजान जीवों के सफेद कंकालों के ढेर तैर रहे थे। आसमान में तेज हवाएं गरज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें दुर्गंध भरी हो। शी म्यू ने इस जगह में व्याप्त उदासी के भाव के साथ तालमेल बिठाने की बहुत कोशिश की। उसकी आंखों के सामने जो दुनिया थी, वह अपने नाम के अनुरूप थी। वह मृत आत्माओं की दुनिया थी। शी म्यू को यंग मास्टर जू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने स्थिति का जायजा लेने के लिए कई बार इधर उधर देखा। अचानक आगे से एक जोरदार लड़ाई की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत सारे जीव जंतु हों, लेकिन शी म्यू उन्हें देख नहीं पाया क्योंकि एक पहाड़ी ने उसकी नजर को अवरुद्ध कर दिया था। अचानक शी म्यू को एक विचार आया। उसकी परछाई कांपती हुई पहाड़ी की ओर बढ़ी। वह एक पल में ही पहाड़ी के पास से उड़ गया था। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य आया, उसने उसकी सांसें रोक दी। पहाड़ी के नीचे एक विशाल और असीम जंगल था। मानव कंकालों की दो सेनाएं भीषण युद्ध में उलझी हुई थीं। उनकी संख्या बहुत बड़ी थी, कम से कम 50 से 60 हजार कंकाल थे। इन मानव कंकालों की आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। कुछ कंकाल हड्डियों से बने विशाल चाकू लिए हुए थे, कुछ तीखे हड्डियों के भालों से लड़ रहे थे, कुछ के पास कोई हथियार नहीं था।
कई कंकाल बुरी तरह क्षतिग्रस्त लग रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे को लगातार मार रहे थे। कुछ कंकाल विचित्र तरीके से उभरे हुए थे, कुछ कंकाल काले कवच पहने हुए कंकाल घोड़ों पर सवार थे। उनके शरीर कई घावों से ढके हुए थे और इन घावों से पानी जैसा पदार्थ निकल रहा था। उनकी गति बेहद धीमी थी, किसी ज़ॉम्बी की तरह। कुछ अस्थि बाघ, अस्थि सांप और अन्य मृत जीव भी थे। हालांकि शी म्यू ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सेनाओं के ऊपर उड़ रहे दो विशालकाय जीवों की ओर आकर्षित था। ये दोनों राक्षसी जीव भी भीषण युद्ध में उलझे हुए थे। ठंडी हवाओं के साथ साथ एक निरंतर करुण और कर्कश गर्जना सुनाई दे रही थी। इन राक्षसी जीवों में से एक विशालकाय शिकारी कुत्ते का कंकाल था। वह लगभग 90 मीटर लंबा था। उसका विशाल शरीर सड़े हुए मांस से ढका हुआ था। यह एक घिनौना दृश्य था। हालांकि वह अपनी अद्भुत गति को छिपा नहीं सका जिससे वह आकाश में उड़ रहा था। शिकारी कुत्ते की गर्दन पर 3 अलग अलग खोपड़ियां दिखाई दे रही थीं। बाईं खोपड़ी मृत थी और बीच वाला सड़ा हुआ सिर था। दायां सिर जीवित और नया था, उस पर घने काले बाल थे, लेकिन उस पर मांस का कोई निशान नहीं था। इन सिरों से लगातार बदबूदार लार निकल रही थी। दूसरा विशालकाय जीव एक काले पक्षी का कंकाल था। वह शिकारी कुत्ते जितना ही विशाल था। उसके पूरे शरीर पर आधे सड़े हुए काले पंख लटक रहे थे। उनके नीचे सफेद हड्डियों के बड़े बड़े धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसके पंख रुक रुक कर ठंडी हवा के झोंके उड़ा रहे थे। उसकी एक लंबी नुकीली पूंछ थी जो आराम से हिल रही थी। वह बार बार तीखी आवाजें निकाल रही थी। दोनों की आवाजें एक भयानक और भयावह आभा बिखेर रही थीं। शी म्यू ने कई शक्तिशाली शक्तियां देखी थीं, लेकिन उसने ऐसी अद्भुत शक्ति का अनुभव कभी नहीं किया था। यह उसकी कल्पना से भी परे थी। उनकी हर सांस इतनी शक्तिशाली थी कि सैकड़ों कंकाल सैनिकों को चूर चूर कर सकती थी। अचानक 3 सिर वाला शिकारी कुत्ता अपने प्रतिद्वंद्वी पर झपटा। उसका विशालकाय शरीर खतरनाक गति से आगे बढ़ा। फिर उसके बाएं सिर ने उस विशालकाय काले पक्षी के एक पंख को काट लिया। पक्षी इस हमले से बच नहीं सका। उसने एक भयंकर चीख मारी और अपनी तलवार जैसी चोंच शिकारी कुत्ते की गर्दन में घुसा दी, जबकि उसके पंजे शिकारी कुत्ते के पेट के निचले हिस्से को जकड़ लिए। इस हमले से शिकारी कुत्ते के शरीर पर गहरे घाव हो गए। हालांकि शिकारी कुत्ते को कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि उसके बाकी 2 सिर हरकत में आ गए। उन्होंने भी पक्षी के पंख पर काट लिया। साथ ही उसके मजबूत अगले पैरों ने पक्षी के शरीर को जकड़ लिया। फिर तीनों सिरों ने जोरदार ताकत लगाकर पक्षी के पंख को फाड़ दिया। स्नैप! एक तेज आवाज सुनाई दी। विशालकाय पक्षी का एक पंख फट गया। पक्षी लड़खड़ा गया और अपना संतुलन खो बैठा, लेकिन उसकी चोंच और पंजों ने शिकारी कुत्ते पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। इसलिए दोनों विशालकाय जीव एक साथ जमीन पर गिर पड़े। हजारों कंकाल सैनिक उन 2 राक्षसी जीवों के ऊपर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। बचे हुए कंकाल सैनिक घटनास्थल से और दूर भाग गए। हालांकि दोनों राक्षसों ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वे जमीन पर ही अपनी भीषण लड़ाई जारी रखते थे। ये देखकर शी म्यू हक्का बक्का रह गया। अचानक उसकी परछाई टिमटिमा उठी। यह इस बात का संकेत था कि वह गायब होने वाला है। शी म्यू का दिल दहल गया। उसने अपनी लापरवाही के लिए खुद को कोसा। उसकी आत्मिक शक्ति कमजोर होने के कारण वह वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सका। उसने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया था। अध्याय 97 निशान लगाना। यह विचार मन में आते ही शी म्यू ने उन विशाल जीवों के बीच की लड़ाई देखना छोड़ दिया। उसने इधर उधर देखा कि कोई ऐसा जीव मिल जाए जिस पर वह अपनी आत्मा का निशान लगा सके। उसके आसपास जमीन पर बस कुछ अजीब से कीड़े मकोड़े ही रेंगते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके अलावा कुछ हड्डियां बिखरी हुई थीं। उसके आसपास कोई और जीव दिखाई नहीं दे रहा था। इनमें से हर कीड़ा इंसान के होंठ जितना मोटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे धरती से निकलकर दूसरे जीवों के बिखरे हुए कंकालों को खाने आए हों। क्या मुझे अपना निशान लगाने के लिए कोई कीड़ा चुनना होगा? शी को आश्चर्य हुआ। उसने बेचैनी से इधर उधर देखा। अचानक आगे से एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। लड़ाई में उलझे 2 विशालकाय राक्षस अलग हो गए थे। दरअसल 3 सिर वाला शिकारी कुत्ता उड़ गया था। काला पक्षी लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। फिर उसने अपनी नजरें उस पंख पर घुमाईं जो अभी अभी टूटा था। उसकी आंखें क्रोध से जल उठीं और उसने एक भयानक चीख निकाली। फिर उसने अपना मुंह चौड़ा करके एक विशाल पीली बवंडर उगल दी। टकराना। अचानक विशाल आकार का शिकारी कुत्ता आकाश में उड़ गया और एक विशाल बवंडर के रूप में संघनित होकर उससे टकराया। आसपास के कंकाल सैनिक भी बवंडर से प्रभावित हुए। अनगिनत कंकाल रेत और लुढ़कते पत्थरों के साथ आसमान में उड़ गए। फिर तेज बवंडर ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। बैंग बैंग। शी म्यू के पास लगभग 10 कंकाल सैनिक जमीन पर गिर पड़े। उनमें से ज्यादातर तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके आसपास का इलाका सफेद हड्डियों के अनगिनत चमकते टुकड़ों से भर गया। हालांकि उनमें से एक कंकाल बाकियों की तरह टुकड़ों में नहीं बिखरा, सिर्फ उसकी एक बांह टूटी थी। अचानक वह कंकाल लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कंकाल को जमीन से उठते देख शी म्यू बहुत खुश हुआ। जैसे ही उसने आत्माओं को पकड़ने की कला का प्रयोग शुरू किया, उसकी आत्मा उस कंकाल की ओर दौड़ पड़ी। अचानक एक हल्का सफेद जादू का चिन्ह चमक उठा और कंकाल की खोपड़ी में समा गया। फिर वह उसके मन में अंकित हो गया। कंकाल इतनी भयानक गिरावट झेलने के बाद बेहद दुखद स्थिति में था। उसकी आंखों के गड्ढों में टिमटिमाती मटर के दाने जितनी हरी लौ मानो बुझने ही वाली थी। कंकाल ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने शांति से शी म्यू के आत्मा चिन्ह को स्वीकार कर लिया। शी म्यू ने अभी अभी अपना निशान लगाया ही था कि उसे लगा कि उसकी आत्मा बेहोश हो गई है। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ उसकी आत्मा गायब हो गई।
फिर वह बहुरंगी पारदर्शी प्रकाश गेंदों के एक समूह में बदल गई और अकल्पनीय गति से दूर उस स्थान की ओर उड़ गई। कंकाल की आंखों के गड्ढों में हरी लौ टिमटिमा रही थी। उसके शरीर से निकल रही जानलेवा आभा हवा में गायब हो गई। वह निश्चल खड़ा रहा। फिर उसने स्तब्ध होकर दोनों कंकाल सेनाओं के बीच हो रहे युद्ध की ओर देखा। अचानक वह घूम गया और युद्ध क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगा। अचानक मोटे आदमी के गुप्त कमरे के फर्श पर पालथी मारकर बैठे शी म्यू के बेहोश शरीर ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। शी म्यू को एहसास हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर में लौट आई है। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। अपनी आत्मिक शक्ति के अत्यधिक उपभोग के कारण वह थका हुआ लग रहा था। हालांकि उसकी आंखों में खुशी की झलक दिख रही थी। उसने पहली बार किसी और जगह पर कदम रखा था। हालांकि वह अपना निशान छोड़ने में कामयाब रहा था। वह सिर्फ एक कंकाल था, लेकिन कीड़े से बेहतर था। यह उपलब्धि उसकी उम्मीदों से बढ़कर थी। शी म्यू ने आत्मिक शक्ति संचय करने की कला का अभ्यास शुरू किया। फिर उनकी क्षीण आत्मिक शक्ति पुनः प्राप्त होने लगी। अचानक शी म्यू के सामने बैठे यंग मास्टर जू का भरा पूरा शरीर कांप उठा और होश में आ गया। उनका गोल मटोल चेहरा उल्लास से चमक उठा। ऐसा लग रहा था कि उनकी यात्रा सफल रही। युवा मास्टर जू के हंसमुख रूप को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा लाभ उठाया है, उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक। शी म्यू खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अनुमान लगाया, हे, हाँ, बहुत बढ़िया, तुम भी बहुत उत्साहित लग रहे हो। क्या इतने कम समय में तुम अपनी आत्मा का निशान बना पाए? मोटे आदमी ने आश्चर्य से पूछा। इस शिष्य ने एक मानव कंकाल पर अपनी आत्मा का निशान लगाया है, शी म्यू ने शांति से उत्तर दिया। युवा बालक, लगता है तुममें एक आत्मा श्रेणी के आत्मा जादूगर बनने की प्रतिभा है। मृत आत्मा जगत में कंकालों को निम्न श्रेणी का प्राणी माना जाता है। फिर भी तुम जैसे जादूगर साधक को यह उपलब्धि हासिल नहीं करनी चाहिए थी। युवा मास्टर जू ने अपनी ठुड्डी को छुआ और शी म्यू के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। शायद मैं भाग्यशाली था, शी म्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा मास्टर जू मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय वे जमीन पर बिखरी जादुई सामग्री इकट्ठा करने लगे। गड्ढों में जड़े मध्य स्तर के पत्थरों की चमक फीकी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके अंदर की आत्मिक शक्ति नष्ट हो गई हो। शी म्यू को आश्चर्य हुआ। मध्यम स्तर के पत्थर के अंदर की आत्मिक शक्ति निम्न स्तर के पत्थर की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत थी। हालांकि इन पत्थरों की आत्मिक शक्ति केवल एक ही प्रयोग में समाप्त हो गई थी। शी म्यू को अंततः ये समझ में आ गया कि जादू को एक अत्यंत महंगा पेशा क्यों माना जाता है। तुम्हारे हाव भाव देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम उस कंकाल को बुलाना चाहते हो, है ना? मोटे आदमी ने एक पल सोचा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, युवा गुरु जो मुझे साफ साफ देख सकते हैं, क्या आप कृपया समन तकनीक के बारे में जानकारी दे सकते हैं? मोटे आदमी के सवाल से शी म्यू चौंक गया। फिर उसने शर्मिंदा स्वर में पूछा। मोटे आदमी ने सिर हिलाया। फिर वह पत्थर के कमरे से बाहर निकला और शी म्यू को प्रवेश द्वार में ले गया। उसने शी म्यू से इंतजार करने को कहा। फिर वह एक कमरे से एक पतली पुस्तिका और एक पारदर्शी चीनी मिट्टी की बोतल ले आया और शी म्यू को दे दी। बोतल के अंदर हल्का पीला तरल पदार्थ था, उसमें से बुलबुले निकल रहे थे। बोतल से एक हल्की सी कड़वी गंध निकलकर हवा में फैल गई। इस पुस्तिका में बुलाने की कला दर्ज है और इस बोतल में सुनहरी छिपकली का जहर है। इस जहर का इस्तेमाल करते समय तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा। अगर यह जरा सा भी तुम्हारे शरीर को छू गया तो तुम्हारी हड्डियां गायब हो जाएंगी। युवा गुरु जू ने शी म्यू को चेतावनी दी। युवा मास्टर जू, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शी म्यू ने ध्यान से बोतल ली। फिर उसने पुस्तिका खोली। इसमें वास्तव में आह्वान की कला दर्ज थी। ये जटिल नहीं लग रही थी। शी म्यू इसे थोड़ी मुश्किल से समझ पाया। हालांकि गोलाकार पैटर्न बनाने के लिए कई सामग्रियों की आवश्यकता थी और वह सामग्री काफी महंगी भी थी। पुस्तिका के अंतिम भाग में आत्माओं को बांधने की कला नामक एक और कला दर्ज थी। शी म्यू ने उसे गौर से पढ़ा और निष्कर्ष निकाला कि यह अनुबंध बनाने की कला थी। युवा मास्टर जू, क्या ये आत्माओं को बांधने की कला है? शी म्यू की आंखें चमक उठीं जब उसने पूछा। पुस्तिका में वर्णित आह्वान कला किसी अन्य स्थान से प्राणियों को हमारी दुनिया में बुलाने के बारे में है, लेकिन अगर आप उस प्राणी को अपना सेवक बनाना चाहते हैं तो आपको आत्माओं को बांधने की कला का प्रयोग करना होगा। बुलाए गए प्राणी के साथ एक अनुबंध करना होगा, अन्यथा जब आपका आत्मा चिन्ह उसके शरीर से गायब हो जाएगा तो आप उसे बुला नहीं पाएंगे। अगर आप सफलतापूर्वक आत्मा अनुबंध कर लेते हैं तो आप उसे कभी भी बुला सकते हैं। आपको गोलाकार पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं होगी। आप उसे आत्मा अनुबंध की शक्ति से सीधे बुला सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे अपने पास रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी आत्मिक शक्ति का निरंतर उपभोग करना होगा। आपकी आत्मिक शक्ति का उपभोग इस बात पर निर्भर करेगा कि प्राणी बलवान है या दुर्बल। अगर आप मेरी तरह एक आत्मा श्रेणी के जादूगर बन जाते हैं तो आप एक छोटे से प्राणी को लंबे समय तक अपने पास रख पाएंगे, मोटे आदमी ने समझाया। तो यह ऐसा है। शी म्यू को पूरा मामला समझ आ गया। मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि दूसरे स्थानों के जीवों को वश में करना मुश्किल होता है, इसलिए उनके साथ अनुबंध करना आसान नहीं है। खैर, अगर तुम्हारे पास चर्चा करने के लिए कोई और बात नहीं है तो तुम जा सकते हो। मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। युवा मास्टर जू ने अपनी आखिरी सलाह दी। फिर उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए उसे जाने को कहा। इसके बाद वह मुड़े और अंदर चले गए। शी म्यू ने उन्हें प्रणाम किया और कृतज्ञता व्यक्त की।
फिर उन्होंने पुस्तिका रख दी और चले गए। अध्याय 98 चालाक कंकाल। मृत आत्मा की दुनिया में धूसर आकाश निम्न दाब वाले बादलों से घिरा हुआ था। तेज हवाएं तेज चाकू की तरह आकाश में घूम रही थीं। बादलों की अनेक परतों के बीच से आकाश इतना उदास दिख रहा था कि इसे देखकर किसी भी मनुष्य के भीतर अवसाद की भावना उत्पन्न हो सकती थी। एक बाहु वाला मानव कंकाल एक उजाड़ पहाड़ी के पास धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह बेहद जर्जर अवस्था में था। कंकाल के शरीर से कई हड्डियां गायब हो चुकी थीं। इसके अलावा उसकी बची हुई हड्डियों की सतह पर कई दरारें दिखाई दे रही थीं। दरअसल उसकी पसलियों पर एक गहरी दरार ने उसके शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। हर कदम आगे बढ़ने पर कंकाल की हड्डियां चरमराने लगती थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल टूटकर बिखर जाएगा। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। बीच बीच में रुककर आकाश की ओर सिर उठाकर 12 रक्त चंद्रमाओं को कुछ सेकंड के लिए निहारता। उसकी आंखों के गड्ढों में हरी लौ चमक उठती। थोड़ी देर बाद कंकाल ने काली मिट्टी की एक ढलान पर पैर रखा। उसने आसपास के इलाके का जायजा लिया और एक निश्चित दिशा में चलना जारी रखा। अचानक उसके पैरों के पास की मिट्टी फट गई। फिर उसमें से एक सफेद साया निकला। यह एक अजीब सा सफेद कीड़ा था। यह इंसान की बांह जितना मोटा था। इसने सांप की तरह अपना मुंह खोला और कंकाल के टखने पर काट लिया। कंकाल की आंखों के गड्ढों में हरी लौ टिमटिमा रही थी। वह हिल नहीं पा रहा था क्योंकि उसका टखना उस अजीब सफेद कीड़े की गिरफ्त में था। अचानक कंकाल झुका और उसने अपना हाथ कीड़े पर घुमाया। फिर उसने अकल्पनीय गति से उसके शरीर के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। हिस एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। कंकाल ने दबाव डाला और कीड़े को खींचकर अलग कर दिया। कीड़े को अपनी पकड़ ढीली करने का जरा भी मौका नहीं मिला। वह 2 टुकड़ों में फट गया। कीड़े के शरीर का अगला हिस्सा अभी भी कंकाल के टखने से लटक रहा था। ये सब बहुत तेजी से हुआ, मानो बिजली चमक गई हो। ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि एक जर्जर और थका हुआ मानव कंकाल ऐसा कुछ कर सकता है। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे कंकाल हमले से बच नहीं पाएगा, लेकिन अब लग रहा था कि उसने जानबूझकर जाल बिछाया था। कंकाल ने अपना मुंह खोला और धीरे से चूसा। कीड़ों की लाश से सेम के आकार के हरे प्रकाश गोलों का एक समूह निकला। कंकाल ने उन्हें तेजी से निगल लिया। उसकी आंखों के गड्ढों में हरी लौ हल्की सी टिमटिमा रही थी। अब वह और भी ज्यादा प्रफुल्लित लग रही थी। उसके शरीर पर हल्के काले कोहरे की एक परत सी छा गई थी। उसकी पसलियों पर कुछ दरारें ठीक होने लगीं और छोटी हो गईं। फिर काला कोहरा और गहरा होने लगा और अंततः गायब हो गया। उसकी आंखों के गड्ढों में हरी लौ कुछ बार चमकी। फिर कंकाल धीमी गति से आगे बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कुछ पल पहले जो हुआ था उसका कोई असर नहीं हो रहा हो। शिम्यू ने युवा मास्टर जू का निवास छोड़ दिया और अपने पत्थर के घर में वापस आ गया। उसने दरवाजा बंद किया और बैठ गया। उसकी आंखों में उत्साह की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। यंग मास्टर जू के प्रयोग में उनकी मदद करते हुए उन्होंने एक आत्मा जादूगर के अद्भुत जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा था। इसके अलावा इस अनुभव ने उन्हें यह आशा भी दी थी कि वे भी एक आत्मा जादूगर बन सकते हैं। हालांकि एक आत्मा जादूगर का खर्च किसी भी अन्य जादूगर की तुलना में काफी ज्यादा था। वह अच्छी खासी कमाई कर रहा था, फिर भी वह इसे वहन नहीं कर सकता था। शिम्यू एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने अपनी छाती से पतली पुस्तिका निकाली और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। फिर उसने एक कलम और कागज लिया और लागत की गणना शुरू कर दी। अंतिम संख्या सुनकर उनके होश उड़ गए। हालांकि यह एक मोटा अनुमान था। उसे पता चला कि सम्मन कला की व्यवस्था करने के लिए उसे 4 लाख चांदी के सिक्कों की जरूरत होगी। इसके अलावा अगर इस प्रक्रिया के दौरान कोई गलती हो गई तो उसे अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और पुस्तिका रख दी। हाल ही में उसे पवित्र आत्मा संघ को कागज के ताबीजों का एक बैच पहुंचाने के बाद भुगतान मिला था। इस तरह उसके पास लगभग 3 लाख चांदी के सिक्के जमा हो गए थे। हालांकि उसके पास अभी भी 1 लाख चांदी के सिक्के कम थे। इसके अलावा उसे स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला का अभ्यास जारी रखने के लिए धन की आवश्यकता थी। वह इशारा समारोह करने के लिए इस कला का अभ्यास बंद नहीं कर सकता था। शिम्यू ने आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने फिलहाल सम्मन समारोह करने का विचार ही छोड़ दिया हो। वह एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने सुनहरी छिपकली के जहर की बोतल निकाली। चूंकि वह कंकाल को नहीं बुला सकता था, इसलिए उसने उल्कापिंड लोहे के ब्लेड के मामले को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। अब उसके पास सुनहरी छिपकली का जहर था, इसलिए संभावना थी कि वह काले ब्लेड को जादुई हथियार में बदल सके। लेकिन वह ये काम अकेले नहीं कर सकता था। उसे झाओ पिंग से मदद मांगनी पड़ी। शिम्यू को विश्वास था कि झाओ पिंग एक जादुई जादूगर के रूप में उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे मना नहीं करेगा, लेकिन उसे वह जादुई मंत्र चुनना था जो वह ब्लेड पर खुदवा सके। शिम्यू ने द सीक्रेट बुक ऑफ चार्म मैजिक से Z पर्चियां निकालीं। फिर उसने उस किताब में दर्ज तरह तरह के जादू के मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। 3 दिन बाद झाओ परिवार की लोहार की दुकान में। हाँ, भाई शी कमाल के हैं। आपने इतने कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में सुनहरी छिपकली का जहर हासिल कर लिया। वह सुनहरी छिपकली यंग मास्टर जू का खजाना है। हम फ्लेमिंग बीस्ट ग्रुप ने पहले इस जहर की एक छोटी सी बूंद पाने के लिए बहुत पैसा और मेहनत खर्च की थी, लेकिन आपने इसकी एक बड़ी बोतल हासिल कर ली है। यह वाकई काबिले तारीफ है। झाओ पिंग चीनी मिट्टी की बोतल को देखते ही विस्मय से भर गया। वे लोहार की दुकान के स्वागत कक्ष में थे। मैं बस खुशकिस्मत था। कुछ दिन पहले मुझे यंग मास्टर जू की मदद करने का मौका मिला था, इसलिए उन्होंने मुझे जहर की यह बोतल दी। अब हम इस ब्लेड को जादुई हथियार में बदलने की कोशिश कर सकते हैं।
मैं यहाँ भाई झाओ से कुछ मदद मांगने आया हूँ। शी म्यू ने अपने चाय के प्याले से चाय की एक चुस्की ली। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये काला उल्कापिंड लोहे का ब्लेड अपने हाथों से बनाया है, इसलिए मैं इसे एक जादुई हथियार में बदलना चाहूंगा। झाओ पिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। झाओ पिंग के अनुरोध पर शी म्यू भारी संख्या में कागज के ताबीज लेकर आए थे। कोई भी जादूगर इतनी बड़ी संख्या में कागज के ताबीज एक महीने में भी नहीं बना पाता, लेकिन शी म्यू ने उन्हें कुछ ही दिनों में पूरा कर दिया। झाओ पिंग हैरान रह गया। इससे उसे शी म्यू को अपनी ओर खींचने की और भी ज्यादा प्रेरणा मिली। एक अच्छा दिन चुनना उतना अच्छा नहीं है जितना कि किसी से टकरा जाना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। भाई शी, कृपया मेरे पीछे आइए। झाओ पिंग खड़ा हुआ और अंदर चला गया। वे एक पत्थर के कमरे में पहुंचे। ये जगह फोर्जिंग रूम थी। यह एक विशाल कमरा था और लगभग 70 मीटर लंबा था। इसके अंदर कई चूल्हे एकदम व्यवस्थित ढंग से रखे हुए थे। हर चूल्हा प्रचंड लपटों से धधक रहा था, इसलिए कमरे का तापमान बहुत ज्यादा था। नंगे बदन कई हटे कट्टे आदमी तरह तरह के हथियार गढ़ रहे थे। हर तरफ धातु के टकराने की लगातार धमाके धमाके की आवाज गूंज रही थी। जब उन्होंने झाओ पिंग और शी म्यू को कमरे में प्रवेश करते देखा तो उन्होंने सम्मान से सिर हिलाया। हालांकि झाओ पिंग ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह शी म्यू को दुकान के सबसे अंदर वाले कमरे के दरवाजे तक ले गया। वह एक हवाबंद पत्थर का कमरा था। यह मेरा खास फोर्जिंग रूम है। यह मेरे लिए आरक्षित है। यह उन कमरों से थोड़ा बेहतर है जिन्हें तुमने बाहर देखा था, झाओ पिंग ने समझाया। फिर उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। शी म्यू उसके पीछे पीछे गया। कमरे में दाखिल होते ही उसके चेहरे पर एक तीखी गर्मी महसूस हुई। तभी झाओ पिंग ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। ये कमरा बड़ा नहीं था। यह एक अनजान काले पत्थर से बना था। कमरे के अंदर एक चूल्हा था, लेकिन ये बाहर वाले चूल्हों से बहुत छोटा था। इस चूल्हे से निकलने वाली लौ का रंग बिल्कुल सफेद था, और तो और उसकी गर्मी बाहर की लौ से कहीं ज्यादा तेज थी। चूल्हे के ऊपर की हवा भी हल्की हल्की लहरें मार रही थी। इस स्टोव के अलावा कमरे के अंदर एक फोर्जिंग टेबल थी। कोई अन्य उपकरण दिखाई नहीं दे रहा था। अध्याय 99, आकर्षण मंत्र का अध्यारोपण। शी म्यू ने चूल्हे की सतह पर लाल रंग के जादुई अक्षरों का एक घेरा देखा। ये अक्षर एक गोलाकार जादुई पैटर्न बना रहे थे जो एक जादुई लहर छोड़ रहा था। मैंने अपने संप्रदाय के एक सूत्र जादूगर से खास तौर पर इसे मेरे लिए बनाने को कहा था। इसे सर्व सकारात्मकता सूत्र कहते हैं। ये लौ के तापमान को काफी हद तक बढ़ा सकता है। झाओ पिंग ने शी म्यू के चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर समझाया। शी म्यू ने सिर हिलाया। उसे लगा कि इस गोलाकार सूत्र पैटर्न की मदद से उसकी सफलता की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। मैंने एक बार इस उल्कापिंड जैसे लोहे के ब्लेड को एक जादुई हथियार में बदलने के बारे में सोचा था। मैंने लगभग बुनियादी कदम तय कर लिए थे, लेकिन इसके बढ़ते वजन और सुनहरी छिपकली के जहर की अनुपलब्धता के कारण मैं अपनी योजना पर आगे नहीं बढ़ सका। भाई शी ने हथियार को परिष्कृत करने के तरीकों पर गहन शोध किया होगा, इसलिए मैं आपसे दिशा निर्देश मांगता रहूंगा। झाओ पिंग ने अपनी कमीज से एक किताब निकाली और मुस्कुराते हुए शी म्यू को दे दी। भाई झाओ, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। मैं तुम्हें कोई निर्देश नहीं दे सकता। मैंने बस कुछ किताबों और प्राचीन अभिलेखों का ही अवलोकन किया है। उनमें विभिन्न प्रकार के जादुई हथियारों को परिष्कृत करने से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई है, इसलिए मुझे ही तुम्हारे निर्देशों की आवश्यकता होगी। झाओ पिंग की बातें सुनकर शी म्यू की आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए। उसने किताब ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उसने किताब खोली और ध्यान से उसे पलटा। झाओ पिंग के साथ हथियार को परिष्कृत करने की प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए वह आगे भी ऐसा ही करता रहा। शी म्यू हथियार चलाने में कुशल नहीं था, हालांकि उसे झाओ पिंग से बेहतर आकर्षण और सूत्र जादू की समझ थी। लंबी बातचीत के बाद आखिरकार दोनों एक नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने काम आपस में बांट लिया। ओह, वैसे भाई शी ब्लेड पर किस तरह का जादू लिखना चाहते हैं? झाओ पिंग ने पूछा। भयंकर सूजन आकर्षण जादू, शी म्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। भयंकर ज्वलनशील आकर्षण मंत्र। जहाँ तक मुझे पता है, इस आकर्षण मंत्र में 12 अक्षर हैं। ये सबसे जटिल निम्न स्तरीय आकर्षण मंत्र है। झाओ पिंग चौंक गया। यह सही है, शी म्यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने बहुत सोच विचार के बाद ये जादू चुना था। शी म्यू ज्यादा जादू के मंत्र नहीं बना सकता था। इसके अलावा भयंकर सूजन वाला जादू एक बेहद भयानक जादू था। हालांकि शी म्यू ने पहले भी कई बार इस जादू का इस्तेमाल किया था, इसलिए वह इसकी जटिलता से परिचित था। इसके अलावा उल्कापिंड लोहे का काला ब्लेड बहुत भारी था, इसलिए अगर शी म्यू के ब्लेड पर ऐसा भयानक जादू का मंत्र अंकित किया जाता तो उसकी मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती। भाई शी बहुत दृढ़ निश्चयी लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस बारे में बहुत भरोसा होगा। चलो अभी शुरू करते हैं। झाओ पिंग ने सहमति में सिर हिलाया क्योंकि उसने शी म्यू के चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखा। फिर उसने चूल्हे की आंच को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। शी म्यू ने काला ब्लेड निकाला और उसे झाओ पिंग को सौंप दिया। झाओ पिंग प्रारंभिक कार्य के लिए जिम्मेदार थे, शी म्यू प्रक्रिया के अंतिम चरण के लिए जिम्मेदार थे, ब्लेड पर जादुई अक्षर उकेरना। झाओ पिंग के नियंत्रण में स्टोव की लौ बढ़ने से कमरे का तापमान बढ़ने लगा। आखिरकार लौ की तीव्रता जरूरी स्तर तक पहुंच गई। फिर झाओ पिंग ने 30 मीटर लंबे चिमटे से काले ब्लेड को पकड़ा और उसे चूल्हे पर रख दिया।
फिर उसने अपनी छाती से 2 लाल लाल क्रिस्टल पत्थर निकाले। वे अग्नि तत्व के 2 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। उसने उन्हें चूल्हे पर बने 2 गड्ढों में रख दिया। टकराना। अचानक चूल्हे के गोलाकार पैटर्न में बने जादुई अक्षर चमक उठे। चूल्हे की आग टिमटिमाती और धीमी होती गई, जिससे उनमें से एक चमकदार लाल रोशनी फूट पड़ी। हालांकि लौ और भी परिष्कृत हो गई। इसके अलावा उसकी गर्मी की तीव्रता भी दोगुनी हो गई। झाओ पिंग की पीठ पसीने से लथपथ थी। उसके माथे और गालों से सेम के आकार की पसीने की बूंदें टपक रही थीं। लेकिन उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नज़र लौ के अंदर काले ब्लेड पर टिकी थी। उसके हाथ लगातार ब्लेड पर घूम रहे थे। आधे घंटे के भीतर ही धधकती लौ के अंदर काले ब्लेड का रंग चमकीला लाल हो गया। शी म्यू ने अपने चेहरे से बहता पसीना पोंछा। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। एक सामान्य चूल्हे से ऐसा परिणाम प्राप्त नहीं होता यदि उस पर सर्व सकारात्मकता का सूत्र अंकित न होता। काले ब्लेड के बदलते रंग को देखकर झाओ पिंग का चेहरा गरिमा में हो गया। अचानक उसने आंखें चौड़ी की और आग जलाने वाला चिमटा पकड़ लिया। फिर उसने लाल गर्म लोहे के ब्लेड को आंच से उतारकर उसे गड़ने वाले प्लेटफॉर्म पर रख दिया। विश। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए धीमी आवाज में पूछा। शी म्यू ने जल्दी से बोतल उसे सौंप दी। झाओ पिंग ने बोतल ले ली। फिर उसने धीमी आवाज में कुछ कहा। अचानक उसके शरीर पर, खासकर उसकी हथेलियों पर, लाल रोशनी की एक हल्की परत उभर आई। उसके बाद हवा में एक तेज गर्मी फैलने लगी। इससे एक हल्का, तेज बवंडर सा बन गया जो उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगा। शी म्यू की आंखों में एक अजीब सी झलक उभरी। झाओ पिंग अग्नि तत्व से जुड़ी साधना कला का अभ्यास कर रहा था। साफ था कि वह 22 शी से कहीं ऊपर के स्तर पर पहुंच गया था। झाओ पिंग ने बोतल का ढक्कन खोला और उसे झुकाया। हल्के पीले तरल की मोटी बूंदें लुढ़क कर काले ब्लेड पर गिरीं। उसने एक धीमी सी आवाज निकाली और उसकी हथेली पर लाल रोशनी का एक समूह उभरा। फिर उसने ब्लेड को आग की लपटों की तरह घेर लिया। ची ची, एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। झाओ पिंग के नियंत्रण में पीले तरल पदार्थ ने अपना रूप बदल लिया। यह एक पतली झिल्ली में बदल गया, पीले प्याज के छिलके जैसा। धीरे धीरे इसने काले ब्लेड की पूरी सतह को ढक लिया। ठीक है, तेज तापमान और जहर के असर से ब्लेड की सतह नरम पड़ने लगी है। तापमान कम होते ही यह सख्त हो जाएगी। भाई शी, जल्दी करो, जल्दी से जादू का जादू रिकॉर्ड करो। अचानक झाओ पिंग के नियंत्रण में लाल बत्ती बुझ गई। थकान के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह पीछे हट गया और बोला। शी म्यू इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने जल्दी से लाल जादुई ब्रश निकाला। ये ब्रश इसलिए खास था क्योंकि इसकी नोक असामान्य रूप से सख्त थी। शी म्यू ने कागजी ताबीज बनाने के लिए एक अलग ब्रश इस्तेमाल किया था। ये ब्रश खास तौर पर जादुई हथियार को निखारने की प्रक्रिया के दौरान ताबीज बनाने के लिए बनाया गया था। उसने गहरी सांस ली। फिर उसने अपना ब्रश लाल गर्म ब्लेड पर रखा। उसकी कलाई किसी विशेषज्ञ की तरह स्थिर गति से चलने लगी। उसकी आंखें अब हल्के सुनहरे रंग की हो गई थीं। झाओ पिंग उसके पीछे खड़ा था और शी म्यू का चेहरा नहीं देख पा रहा था, इसलिए शी म्यू को देखे जाने की चिंता नहीं थी। हालांकि झाओ पिंग उसकी कलाई की तेज गति से उसकी दक्षता को स्पष्ट रूप से देख सकता था। शी म्यू ने धीरे धीरे और आराम से सांस ली और जादू का जादू चलाया। जादू के अक्षर धीरे धीरे ब्लेड की सतह पर उभरने लगे। सभी 12 मंत्र अंततः ब्लेड पर अंकित हो गए थे। अब अग्नि ज्वलन मंत्र पूरा हो गया था। जैसे ही शी म्यू ने आखिरी वार पूरा किया, सभी पात्र एक हल्की सी लाल चमक से चमक उठे। उनसे अग्नि तत्व की एक भयानक जादुई लहर निकल रही थी। ये सफल हो गया है। झाओ पिंग खुद को जोर से चिल्लाने से नहीं रोक सका। वह बहुत खुश था। हैरानी की बात है कि शी म्यू रुका नहीं। उसकी कलाई कुशलता से चलती रही। लाल जादू का ब्रश आकर्षण मंत्र के पहले अक्षर पर गिरा और फिर से चलने लगा। भाई शी, मुझे मत बताना कि तुम जादू टोना करना चाहते हो। झाओ पिंग हक्का बक्का रह गया। उसने फुसफुसाते हुए स्वर में कहा। हालांकि शी म्यू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने काम में पूरी तरह से तल्लीन लग रहा था। झाओ पिंग ने एक लंबी सांस ली। शी म्यू की हरकत की ओर देखते हुए उसकी आंखों में अविश्वास के भाव उभर आए। किसी जादुई हथियार को परिष्कृत करते समय उस पर कोई जादू मंत्र थोपने से उस जादुई हथियार की शक्ति बढ़ सकती थी, लेकिन जादू मंत्र थोपना एक बेहद मुश्किल काम था। ओवरलेइंग अक्षर बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए और एक ही जगह पर ओवले होने चाहिए। छोटी सी भी गलती मंत्र और हथियार को नष्ट कर सकती है। किसी भी हथियार पर एक भी जादुई मंत्र दर्ज करना बेहद मुश्किल था, इसलिए जादुई मंत्र का अध्यारोपण लगभग नामुमकिन था। केवल कुछ ही कुशल जादुई जादूगरों ने ऐसा करने की हिम्मत की थी। आखिरकार 2 समान आकर्षण मंत्रों को रिकॉर्ड करना एक बहुत ही कठिन काम था। शी म्यू की आंखों से अभी भी हल्की पीली रोशनी निकल रही थी। उसकी कलाई तेजी से हिल रही थी। थोड़ी देर बाद दूसरा जादू पूरा हो गया। लाल बत्ती फिर से चमक उठी। फिर ब्लेड की सतह पर लगा जादू का जादू पहले से भी ज्यादा चमक उठा। झाओ पिंग ने राहत की लंबी सांस ली। उसका कांपता हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके चेहरे पर गरिमा का भाव आ गया। अध्याय 100, जादुई हथियार का समापन। शी म्यू ने अपनी कलाई हिलाई और जादुई ब्रश को काले ब्लेड की सतह पर रख दिया। भाई शी, क्या तुम एक बार फिर से जादू का जादू थोपना चाहते हो? झाओ पिंग ने बुदाबुदाते हुए पूछा। वह स्तब्ध सा लग रहा था। शी म्यू चुप था, हालांकि उसका हाथ हिलता रहा। हैरानी की बात यह थी कि उसकी ड्राइंग की गति पहले से कई गुना तेज हो गई थी। थोड़ी देर बाद तीसरा जादू सफलतापूर्वक लागू हो गया। हालांकि शी म्यू रुके नहीं, बल्कि उन्होंने चौथी बार चित्र बनाना शुरू कर दिया।
इस बीच काले ब्लेड का तापमान कम होने लगा था। उसका रंग आग जैसे लाल से गहरे लाल रंग में बदल गया था। इसलिए शीमू की कलाई पहले जैसी तेजी से नहीं हिल रही थी। आखिरी वार के साथ ब्लेड की कठोरता और बढ़ गई। इसलिए जादू का जादू चलाना बेहद मुश्किल हो गया। काला ब्लेड अभी भी ढलाई के मंच पर ही था। वह लगभग अपनी मूल अवस्था में आ गया था। अचानक नक्काशीदार अग्नि प्रज्वलन मंत्र से लाल प्रकाश का एक विस्फोट हुआ। फिर वह धीरे धीरे लुप्त हो गया। ये 5वीं बार था जब आकर्षण मंत्र पूरी तरह से प्रभावी हो गया था। सौभाग्य से ब्लेड की कठोरता बहाल होने से पहले ही 5वां प्रयास पूरा हो गया। हालांकि कुछ और भी किया जाना आवश्यक था। अग्नि ज्वलन आकर्षण मंत्र से लेकर ब्लेड के मूठ तक एक लाल रेखा खींची गई थी। शी म्यू ने एक बोतल निकाली और उसे तिरछा करके लाल रेखा के सबसे आखिर में छिपकली के जहर की कुछ बूंदें गिरा दी। ची ची की एक तेज आवाज सुनाई दी। अचानक ब्लेड की सतह पर एक छोटा और उथला छेद दिखाई दिया। शी म्यू ने अपनी छाती से एक अग्निगुणी आत्मा पत्थर निकाला और उसे उस छोटे से गड्ढे में गड़ा दिया। फिर उसने अपनी कलाई घुमाई और अग्नि तत्व वाले पत्थर के चारों ओर कुछ लंबी रेखाएं खींच दी। भिन्भी नाव, भिन्भी नाव, भिन्भी नाव। आत्मा पत्थर से एक हल्की सी लाल रोशनी निकलने लगी। लाल रोशनी लाल रेखा के साथ बहती हुई अग्नि ज्वलन आकर्षण मंत्र के 12 जादुई अक्षरों में समा गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी की रगों में खून बह रहा हो। धमाका। ब्लेड पर तेज आवाज के साथ चमकदार लाल लौ की एक परत उभरी। लेकिन फिर लौ धीमी हो गई और मंत्र अपने मूल आकार में आ गया। शी म्यू का चेहरा खुशी से चमक उठा। आखिरकार जादू का असर पूरा हो गया। उल्कापिंड लोहे का ब्लेड आखिरकार एक जादुई हथियार में बदल गया। अग्नि गुण वाला स्पिरिट स्टोन आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत था। यह अग्नि प्रज्वलन आकर्षण मंत्र की शक्ति को अत्यधिक बढ़ा सकता था। शी म्यू जानता था कि वह अपनी वर्तमान जादुई शक्ति से 5 मंत्रों को बमुश्किल ही सक्रिय कर पाएगा। हालांकि एक जड़े हुए स्पिरिट स्टोन की सहायता से वह और भी अधिक शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। अगर कोई जादुई हथियार हो तियान योद्धा द्वारा इस्तेमाल किया जाए तो वह कोई जबरदस्त ताकत नहीं दिखा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हो तियान योद्धाओं के पास असली क्यूई की गुणवत्ता कम थी। उनके पास ऐसे हथियार पर जादू करने की ताकत भी नहीं थी। इसलिए वे जादुई हथियार का इस्तेमाल करने के लिए जड़े हुए स्पिरिट स्टोन पर निर्भर थे। हालांकि आत्मा के पत्थर बेहद महंगे थे। केवल विशेष दर्जे या मजबूत आर्थिक स्थिति वाले लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। इसलिए बहुत कम योद्धा ही जादुई हथियार चला पाते थे। शेष लोगों को जियान तियान क्षेत्र तक पहुंचने तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि उस स्तर पर उनकी वास्तविक क्यूई की गुणवत्ता में सुधार होगा। फिर वे अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके सूत्र जादू का उपयोग करके जादुई हथियार पर अंकित आकर्षण मंत्र को सक्रिय कर सकते थे। झाओ पिंग हैरान और घबराया हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा था। शी म्यू ने काले ब्लेड पर एक साथ 5 परतों का जादू चढ़ा दिया था। उसकी नजरें काले ब्लेड पर धधकती लौ पर टिकी थीं। आखिरकार होश में आते ही उसने एक लंबी सांस छोड़ी। फिर उसने सुखद आश्चर्य से भरी आवाज में कहा, मैंने सुना था कि भाई शी फॉर्मूला मैजिक में माहिर हैं, लेकिन आज मुझे यह अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। यह अद्भुत था। भाई झाओ मेरी चापलूसी कर रहे हैं? शी म्यू ने मुड़कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आंखें अपनी सामान्य अवस्था में लौट आई थीं। जहां तक मुझे पता है हमारे संप्रदाय में कई जादूगर साधकों को विशेष रूप से हथियारों को परिष्कृत करने के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन केवल कुछ ही भाग्यशाली लोग किसी हथियार पर 2 बार जादू करने में सफल हुए हैं। और भी कम लोगों ने इसे एक जादुई हथियार पर 3 बार लगाया है, लेकिन भाई शी ने इसे एक साथ 5 बार लगाया। झाओ पिंग के शब्दों में प्रशंसा का भाव था। वह चमकती आंखों से काले ब्लेड को देखे बिना नहीं रह सका। ब्लेड ठंडा होने की प्रक्रिया में था। शी म्यू मंद मंद मुस्कुराया। उसकी दृष्टि में परिवर्तन ही उसकी सफलता की कुंजी थी। अगर उसकी अनोखी दृष्टि न होती तो वह इतनी अद्भुत उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। दरअसल उसे पूरा विश्वास था कि अगर उसके पास और समय होता तो वह इस जादू को कुछ और बार दोहरा सकता था। ऐसा कहा जाता था कि किसी जादुई हथियार की शक्ति उस पर अंकित मंत्र के सीधे अनुपात में होती है। भयंकर ज्वलन मंत्र एक निम्न स्तरीय मंत्र था, इसलिए इसकी शक्ति किसी उच्च स्तरीय मंत्र से युक्त जादुई हथियार की शक्ति से कमतर थी, भले ही इसे ब्लेड पर 5 बार आरोपित किया गया हो। उल्कापिंड लोहे का ब्लेड अब कोई निम्न श्रेणी का जादुई हथियार नहीं रह गया था। ये किसी भी अन्य निम्न श्रेणी के जादुई हथियार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ये हो तियान योद्धाओं के बीच युद्ध के लिए पर्याप्त था। उल्कापिंडीय लोहे के ब्लेड ने 1/4 घंटे के बाद अपना सामान्य तापमान पुनः प्राप्त कर लिया। उसकी सतह पर 12 लाल रंग के जादू के अक्षर साफ दिखाई दे रहे थे। ब्लेड पर जादू का पैटर्न खून जैसा लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह रेखाओं से बह रहा हो। इसलिए ब्लेड से एक खतरनाक ठंडक निकल रही थी। शी म्यू की आंखों में एक संतोष भरी झलक उभरी। उसने ब्लेड की मूठ पकड़ी और उसे अपने शरीर के सामने सीधा रख दिया। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला जादुई हथियार है जो बहुत कम देखने को मिलता है। अग्नि ज्वलन आकर्षण मंत्र की 5 परतों की तात्कालिक विस्फोटक शक्ति ब्लेड के विस्मयकारी भार में जुड़ गई है। भाई शी के पास अब एक अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय ब्लेड है। झाओ पिंग ने काले ब्लेड की ओर ईर्ष्या भरी नजर से देखते हुए कहा। काले ब्लेड का मूल्य बहुत बढ़ गया था क्योंकि इसे जादुई हथियार में बदल दिया गया था। हालांकि झाओ पिंग एक स्पष्टवादी व्यक्ति था। हालांकि वह थोड़ा ईर्ष्यालु था, फिर भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं थे। भाई शे, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? हाँ। उद्धरण चिन्ह। शी म्यू के दिमाग में एक विचार आया और उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं।
उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। ये तलवार अब तक उसका सबसे संतोषजनक हथियार था। इसके अलावा वह अपने ऊपर लगाए गए जादू की ताकत भी परखना चाहता था। हाँ, भाई शी, मेरे साथ आओ। हमारे पास ही एक अभ्यास मैदान है। वह जगह खास तौर पर हमारे ग्राहकों के लिए अपने हथियार आजमाने के लिए बनाई गई है। झाओ पिंग हंसा। फिर वह शी म्यू को फोजिंग रूम से बाहर एक चौड़े और खुले मैदान में ले गया। खुले मैदान में लकड़ी की कई मूर्तियां सजी हुई थीं। ये मूर्तियां लोहे की चादर में लिपटी हुई थीं। कुछ पत्थर भी थे, हर एक चक्की के पार्ट जितना बड़ा। इन पत्थरों पर अलग अलग गहराई के कई खरोंच के निशान दिखाई दे रहे थे। ये खरोंच उन ग्राहकों ने छोड़े थे जिन्होंने पहले अपनी तलवारें और ब्लेड आजमाए थे। शी म्यू ने उत्साहित होकर चारों ओर देखा। फिर उसने एक लंबी और तेज गर्जना की। उसने जमीन पर पैर पटका और अभ्यास के मैदान की ओर सरपट दौड़ा। उसने अपनी तलवार हवा की तरह लहराई और हवा में कई तरह की मुद्राएं और हरकतें दिखाईं। उसने 13वीं सीरीज की गेल फोर्स ब्लेड आर्ट का इस्तेमाल करके इस तलवार को आजमाने का फैसला किया था। ब्लेड काफी भारी था, उसका वजन 250 किलो था। फिर भी शी म्यू ने उसे ऐसे चलाया जैसे पंख जितना हल्का हो। जैसे ही उसने उसे चारों दिशाओं में घुमाया, एक बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। हर चाल के साथ उसकी धार की गति तेज होती गई। फिर धार एक परछाई में बदल गई और उसके शरीर के चारों ओर मंडराने लगी। शी म्यू को लगा कि उसका मन साफ हो गया है। उसने तेजी से अपनी तलवार को चारों दिशाओं में घुमाया और गेल फोर्स ब्लेड आर्ट की 13वीं श्रृंखला के पैटर्न का अनुसरण किया। अचानक उसने अपना पैर उठाया और अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। उसके हृदय में गर्माहट की एक धारा उमड़ती हुई महसूस हुई। फिर वही भावना उसके मन में उभरी और उसके अंगों और हड्डियों में बहने लगी। हाँ, अचानक शी म्यू जोर से चिल्लाया और अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। तलवार की परछाई कांप उठी और 13 काली और धुंधली परछाइयों में बदल गईं। ये भयंकर और ठंडी परछाइयां आगे बढ़ीं और चारों दिशाओं में लुढ़क गईं। ये देखकर झाओ पिंग चौंक गया। वह खुद को कुछ कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। एक ही सांस में 13 कट। शी म्यू का दिल खुशी से भर गया। उसकी गेल फोर्स ब्लेड आर्ट ने एक जबरदस्त सफलता हासिल कर ली थी। वह अपनी चरम अवस्था में पहुंच गई थी। आखिरकार उसने एक ही सांस में 13 वार कर डाले थे। एक बार तो वह शरीर उठाने वाले मंत्र की मदद से ऐसा करने में कामयाब हो गया था, लेकिन अब वह खुद ही चरम अवस्था तक पहुंच गया था। झनकार, झनकार, झनकार। 13 परछाइयां उसकी तलवार से निकलकर एक विशाल नीले पत्थर से टकराईं। वह पत्थर एक धीमी सी आवाज के साथ कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। एक सीटी की आवाज सुनाई दी। उस पत्थर का एक टुकड़ा शी म्यू के चेहरे की ओर उड़कर आया था। शी म्यू की आंखों में एक चमकती हुई रोशनी फैल गई। उसकी जादुई शक्ति उसके शरीर के अंदर उमड़ पड़ी और काले ब्लेड में समा गई। अचानक ब्लेड की सतह पर अग्नि जलन मंत्र प्रकाशित हो गया। इससे लाल प्रकाश की एक परत फैल गई और पूरे ब्लेड पर छा गई। शी म्यू ने धीमी आवाज में चिल्लाया और अपनी तलवार चलाई। अचानक काली तलवार लाल परछाई में बदल गई। फिर उसने विशाल चट्टान पर जोरदार प्रहार किया और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। एक तेज आवाज सुनाई दी। चक्की के पाट के आकार का वह पत्थर फटकर टुकड़ों में बिखर गया। उसके टूटे हुए टुकड़े बिखर गए। शी म्यू बिखरते मलबे से बचने के लिए कुछ कदम पीछे हट गया। फिर उसने अपना ब्लेड पकड़ा और स्थिर खड़ा रहा। वाह भाई शी, ये ब्लेड कला अद्भुत है। अग्नि ज्वलन मंत्र की शक्ति सचमुच अद्भुत है। लेकिन मुझे लगता है भाई शी ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। झाओ पिंग ने मुस्कुराते हुए उसकी सराहना की। फिर वह उसके पास गया। शी म्यू ने सिर हिलाया। स्वाभाविक ही था कि वह जादुई ब्लेड को परखने के लिए अपनी पूरी ताकत नहीं लगाएगा। उसने 5 मंत्रों में से सिर्फ एक ही परत को सक्रिय किया था। ठीक है, यह वाकई एक अद्भुत ब्लेड है। अचानक अभ्यास मैदान के बाहर से एक कर्कश आवाज सुनाई दी।